जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबा की शिक्षामन ज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबा की शिक्षामन ज्ञान की इस बुक में हम 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम रिवीजन का सेशन लेने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट से लगाकर 3rd चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और कल वाले सेशन में हम 4थे और 5वें चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवीजन से मेरा मतलब सिर्फ रीड करने से। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम रीड करेंगे, है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो चैप्टर नंबर 1 में हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इस वाले सेशन में जस्ट रीड करेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि चीजें थोड़ी धुंधली हो गई ना, इतने दिन पहले पढ़ा था हमने, तो जो चीजें थोड़ी सी धूमिल हो गई है उन पर से थोड़ी सी धूल भर हटाएंगे, है ना। तो फटाफट से रीड करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे, एकदम सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से रीड करेंगे। अगर जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, तो उनको थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले वाले सेशन में हमने ना अच्छे से इन चीज़ों को याद कर लिया है, और इस वाले सेशन में सिर्फ रीड कर रहे हैं। अगर आपको ये बुक समझनी हो, जाननी हो और डिटेल से पढ़नी हो ना, तो इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हो, इससे पहले वाले सेशन में आप देख सकते हो। लेकिन इस वाले सेशन में सिर्फ रीड करेंगे, ओनली ऑन रीड, है ना। तो जो बच्चे सिर्फ समझना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि इस बुक में क्या क्या गिवन है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, है ना, अलग अलग लेसन में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करे गए हैं, जैसे कि शिक्षामन ज्ञान का उपयोगिता, ये चैप्टर आज पढ़ने वाले हम। दूसरा चैप्टर अधिगम में, मनोविज्ञान में अधिगम का क्या महत्व ये है। 3rd चैप्टर हमारा अधिगम है। तो ये 3 चैप्टर है हमारे। इन 3 चैप्टर में जो भी टॉपिक गिवन है उनको सिर्फ रीड करेंगे, ओके। तो जस्ट रीडिंग से शुरुआत करेंगे और एंडिंग में जस्ट रीडिंग से करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ रीड करने वाले हैं, ओके। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए क्या होती है, तो ये हमने पढ़ा था, है ना। तो विद इन 20 मिनट हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और विद इन 20 मिनट हम सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे। और थोड़ा सा जो 3rd चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है हमारा, इस वजह से हम 40 मिनट के दरमियान समय लेंगे उसमें। तो फटाफट से लिख लें, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए क्या है। तो गैरिसन कहते हैं मनोविज्ञान त्रुटि से हमारी रक्षा करता है। जोड़ कहते हैं शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं होती, ये तो कला है। और कॉलेसन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय प्रदान करता है। इसके लिए कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला होता है। यह अध्यापक को शिक्षण की विधियों का चुनाव करने व सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करने में मदद करता है। एलिस क्रू क्या कहते हैं कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जो सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। मार्टेन क्या कहते हैं कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना ज्यादा ज्ञान होगा ना, वो उतना ही जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। देखो इन परिभाषा में क्या बताया गया है। इन परिभाषा में ये बताया गया कि एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी, एक टीचर के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी। तो फटाफट से पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ बताया गया फिर मॉन्टेन के द्वारा कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा ना, उतना ही वो जानता है कि उसको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। कॉलेज क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह निर्णय प्रदान करता है, यह निर्णय प्रदान करने में हेल्प करता है, सहायता करता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या का समाधान कैसे करे। कक्षा में अलग अलग परिस्थिति देंगे तो समाधान कैसे करना है। उपस्वामी क्या कहता है मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणा तथा सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है, ठीक है। तो सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये सब मनोविज्ञान देता है किसको, शिक्षण को, पढ़ाई को, है ना, शिक्षक को, एक टीचर को। फिर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी के विकास को समझने, क्षमता को जानने और सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराता है, बच्चे के बारे में अवेयर करता है। ब्लेयर क्या कहते हैं मनोविज्ञान निष्पक्ष की विधियों से अप्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति उन कार्यों कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है जिसका दायित्व उस पर है। अगर ये हमको पता नहीं है ना, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बच्चे का भला नहीं कर सकते अगर इन विधियों से अप्रशिक्षित हो। तो फटाफट से रीड करते हैं। थॉमस फुलर क्या कहते हैं कि अध्यापक को उतना ही बच्चों के स्वभाव के बारे में ज्ञान होना चाहिए जितना कि किताब के बारे में उसको पता होता है। तो ये हमने जाना कि टीचर के लिए, इस वाले पोर्शन में हमने क्या देखा कि टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं देखी, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता एक शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे कुछ बिंदुओं के थ्रू देखेंगे, परिभाषा के थ्रू जाना, बिंदुओं के थ्रू जान लेते हैं कि जन्मजात स्वभाव के ज्ञान प्राप्त करने में जरूरी है मनोविज्ञान। बालक की आवश्यकता और समस्या को जानने में जरूरी या हेल्प करता है। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने में मदद करता है। चरित्र के निर्माण में मदद करता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में करता है। शिक्षण विधि का चयन करने में, समय सारणी का निर्माण करने में, आत्मानुशासन स्थापित करने में, उपयोगी पाठ्यक्रम में, शिक्षक को प्रभावी बनाने में, अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में, निर्देशन ज्ञान प्राप्त करने में, और अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने के लिए और आत्मज्ञान की मदद करने के लिए। अब देखेंगे कि एक बच्चे के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी होता है, यानी शिक्षार्थी अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। एक स्टूडेंट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है, एक स्टूडेंट के लिए टीचिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों जरूरी है ना। तो देखते हैं फटाफट से कि क्यों जरूरी है। तो विलियम जेम्स कहते हैं टॉक टू टीचर्स एक किताब है इनकी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्यपुस्तक, जिसमें ये बताते हैं कि शिक्षण प्रत्येक स्थान पर मनोवैज्ञानिक सम्मत होता है। यानी पढ़ाई तो हर जगह साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। जहां जहां पढ़ाई है वहां साइकोलॉजी, जहां जहां पढ़ाई है वहां साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में हमें गलत धारणा, नियमों व त्रुटियों से बच जाता है। साइकोलॉजी से हम गलती करने से बच जाते हैं। बच्चे का मन नहीं है तो कठिन टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, जिस समय बच्चे का मन नहीं उस समय उसको इजी से शुरुआत करने का कहेंगे। स्वयं की योग्यता और शक्तियों को जानना, अधिगम में तो विपरीत करना, मोटिवेट करना, ध्यान और रुचि जागृत करना कैसे कर सकते हो, वंशानुगुण वातावरण का ज्ञान देना, स्वमूल्यांकन करने और व्यवहार का परिमार्जन करना, सुधारना व्यवहार को, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो भी एम है उनको हासिल करने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है हमारी, और रुचि और मूल प्रवृत्तियों में हमारी मदद करता है। आत्म मूल्यांकन में, है ना,
हम अपने आप को इवोल्यूएट कर सकते हैं। कुपोषण क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांत को उत्तम शिक्षण उत्तम अधिगम के हितों के लिए प्रयोग करना है। कि शिक्षा मनोविज्ञान का तो एम ही यही है कि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो अच्छे से टीचिंग करवाने में, अच्छे से अधिगम करवाने में। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी, यानी एक बच्चे के बारे में जानना हो तो कौन कौन सी विधियां नजर आती मनोविज्ञान में। कौन कौन सी विधियां नजर आती, कुछ तो आत्मनिष्ठ है जिसमें हम खुद ही बच्चा बता देगा कि मैं ये हूँ, है ना। एक है वस्तुनिष्ठ जिसमें आपको जानने की जरूरत होगी। आत्मनिष्ठ में कौन सी, आत्मनिष्ठ में स्वयं द्वारा मूल्यांकन करना, अपने बारे में खुद ही बताना, वो वाली विधि है। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है इसमें। इस विधि का मूल रूप से संबंध जोन लोग से, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में इसको लेकर कौन आया, विलियम वुंट लेकर आया, है ना। ताला लगाने की इच्छा नहीं है मेरी, वुंट लोक लगाने की वांट नहीं चाहना, मतलब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं घर पे ताला लगाऊं, मैं चाह रहा हूँ मेरा घर खुला ही रहे, कोई भी आता ज्यादा आश्रय ले ले उसमें, समझो, थोड़ा सा याद रखो। विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में जाने के लिए एक हाथ में लाइट लेना, है ना। अंधेरे में जाना, एक हाथ में लाइट ले लोगे तो कैसा पता चलेगा अंधेरा क्या होता है। बच्चे के बारे में जानना है, बच्चे को खुद को कह रहे हो तुम बताओ, तो छुपा लेगा। जो बुरी बात है वो क्यों चाहेगा कि कोई उसके बारे में जाने, है ना, उन बातों को जाने। लाभ क्या, सरल और प्राचीन है, कम समय वाली है और समय व स्थान में अध्ययन, किसी भी समय और स्थान पर इसका अध्ययन संभव हो जाता है। हानि क्या इसकी, अर्थचिंतन में चेतन अनुभव लागू नहीं होते और सार्वभौमिक प्रयोग नहीं होता और वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, कि हम अनुभव पर लागू नहीं होती, हमारे जो भीतर छुपी बात है वो नहीं बता सकते, वो नहीं बताई जाती इसमें। सार्वभौमिक प्रयोग नहीं हो सकता, छोटे बड़े बच्चों सब पे नहीं हो सकता है, बच्चे नहीं बता सकते खुद के बारे में, छोटे बच्चे है ना, 6-7 साल के बच्चे। वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और कुछ बातें छुपा ली जाती है। वस्तुनिष्ठ नहीं होती, आत्मनिष्ठ होती है। अपने खुद कभी मन हुआ तो सच बता दिया, कभी मन नहीं हुआ तो नहीं बताया। गाथा मनोविधि कुछ निश्चित बिंदु के आधार पर अपनी पूरी डिटेल स्टोरी लिखने को कहा जाता है, लाइफ की स्टोरी। अब है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि है जिसमें दूसरा को ऑब्जर्व कर रहा है आपको और बता रहा है कि आप ऐसे हो, है ना। चुपता है बहुत कोई कहता है तो इसमें है ना ठीक वैसे ही होने वाला है। निरीक्षण विधि में क्या होता है, इसको अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। इसमें हम कुछ काम करते हैं, हमको देखा जाता है, हमको निरीक्षित करा जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है। ये इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक वाटसन माना जाता है। इसके मुख्य प्रकार स्वाभाविक होता है और सहभागी होता है, असहभागी। सहभागी में जो हमको ऑब्जर्व करा है वो हमारे साथ रहता है, मतलब हमारे साथ ही मिलजुल कर हिल मिलकर काम करता है हमारे साथ, जो भी हम कर रहे होते हैं। और असहभागी में सिर्फ दूर से देख रहे हम काम करें। और स्वाभाविक में क्या होता है, वास्तविक स्थिति निरीक्षण। स्वाभाविक में जो वास्तविक स्थिति है, चाहे वो उसके साथ मिला हुआ है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके साथ है, अगर ये स्वाभाविक हुई तो, और साथ नहीं भी है तो भी स्वाभाविक रूप से होगी। मान लो बच्चा खेल के मैदान में, इसको ऐसे समझो कि बच्चा खेल के मैदान में, बच्चा कुछ प्रार्थना स्थल में, बच्चा पानी पीने के लिए गया है मान लो, है ना। तो इस तरीके से जहाँ बच्चे के साथ मिलता है, अन्य बच्चों के साथ मिलता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उनसे बातचीत करता है, कैसे व्यवहार करता है, इससे पता चलता है बच्चे का कैरेक्टर क्या है, बच्चे का व्यक्तित्व क्या है। अब देखेंगे अपन आगे। यह विधि छोटे बालकों, जानवरों, पागलों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होती है। हाँ, उनको देखा जाता है बस, उनसे कुछ नहीं पूछते, खाली उनको देख भर के हम ये कह देते हैं कि इसमें ये बुरी बात है, इसके व्यक्तित्व में ये गलत है ना। पागल हो गया, बच्चे हो गए और जानवर वगैरह। देखो जानवर की डी भी होती है, अन्य प्रकार के हो सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निर्देशित अवलोकन है, प्रामाणिक अवलोकन। एक तो औपचारिक अनौपचारिक और दूसरे अवलोकन, मतलब एक तो औपचारिक और अनौपचारिक कह देंगे, एक निर्देशित अवलोकन, एक में अपन अवलोकन कहेंगे, निर्देशित अवलोकन और प्रामाणिक अवलोकन। देखो प्रकार पूछे जा सकते हैं, ऐसी कंक्रीट चीजों को ध्यान रखना होगा तुमको, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहुंच गए पेज नंबर 8 पर। तो देख लेते हैं पेज नंबर 8 में क्या बताया गया। अवलोकन विधि ज्ञानेंद्र पर आधारित प्रत्यक्ष विधि होती है। ये औपचारिक, अनौपचारिक, गुणात्मक, व्याख्यात्मक व संख्यात्मक रूप में होती है। अवलोकन विधि के गुण क्या होते हैं, देखो वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक होती है। ये क्या होती है, मतलब बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है, आप उसमें कोई आत्मनिष्ठता का भाव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उदास हो या आप खुश हो, जो देख रहे हो वही बताओगे। अगर बच्चे को आपने देखा कि बच्चा चोरी का पेन वापस रख देता है, मान लो उसने ले लिया गलती से वापस रख देता है, तो साफ पता चल रहा है कि बच्चे में थोड़ी बहुत तो अच्छा ही है नियोजित। इसमें आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब आपकी फीलिंग इमोशन का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे तो सब जगह पड़ सकता है चाहो तो, लेकिन इतना नहीं पड़ता, ये सोचेंगे तो। नियोजित व क्रमबद्ध होता है, हाँ, मतलब सीक्वेंस से चलती है। विशिष्ट बच्चों के उपचार में उपयोगी होती है। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं ना उनके उपचार में उपयोगी, क्योंकि उनको देख भर के हम बता सकते हैं कि इस बच्चे में ये दिक्कत हो रही है, इस बच्चे के व्यवहार में। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो रही है उनके जीवन, कोई प्रॉब्लमेटिक बच्चे, उनके लिए विश्वसनीय उम्मीद होती है, परिवर्तनशील होती है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ये चेंज होती रहती है। विश्वसनीय होती मतलब इस विश्वास किया जाता है, परिवर्तनशील ये नहीं हो सकता है कि आज आपने एक घटना करते हुए बच्चे को देखा और कुछ परसेप्शन बना लिया, कल कुछ और घटना करते हुए देखा तो बदल गया आपका परसेप्शन, है ना। अवलोकन के दोष क्या हो सकते हैं, प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता का भाव। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो इस तरीके से सूक्ष्म ऑब्जर्व कर पाए। व्यक्तिगत समस्या को समाधान नहीं हो पाता और अचेतन मन आंतरिक व्यवहार का पता नहीं चल पाता। व्यक्तिगत समस्या इससे बच्चे की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और अचेतन मन आंतरिक व्यवहार का अध्ययन नहीं होगा, है ना। अंदर की बातें अंदर ही छुपी रह जाएगी। हो सकता है वो बाहर दुनिया वालों के सामने ऐसा नहीं दिखाता हो जो उसके अंदर चल रहा, दूसरों के साथ ऐसा ट्रीट ही नहीं करेगा। देखोगे कहाँ से आप, है ना। मन ही मन घुट रहा हो। प्रयोगात्मक विधि के अतिरिक्त प्रतिपादक विलियम वुंट माने जाते हैं। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, जैसे प्रयोगशाला नहीं होती वैसे एक लेबोरेटरी टाइप होता है, वहाँ कुछ ना कुछ परिस्थिति क्रिएट कर जाती है, उन परिस्थितियों में बच्चों को रखा जाता है, फिर देखते हैं कि इस परिस्थिति में बच्चा क्या करेगा। विलियम वोंट इसके प्रतिपादक है। इसकी शुरुआत समस्या से होती है और कार्यकरण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। प्रयोगात्मक देखिए चरण क्या होते हैं, और देखो इसके 10 चरण है, इन चरणों को ध्यान रखना होगा। SPCY और यस नव कुछ SPC यानी सबसे यस है ना, और नब्स हाँ कि सबसे यस करवा लो, नब्स और नब्स ध्यान रखना। नब्स यानी क्या होता है, हमारी नाड़ियाँ, तो सबसे यस बुलवा लो, तो उनकी जान बच जाएगी। किसी ने कहा मान लो कि तुम सच बोल दो कि तुम्हारी जान बच जाएगी, तो कोई सच बोलने को तैयार नहीं, तो किसी ने आपको कहा कि अगर सबसे तुम सच बुलवा सकते हो ना तो बुलवा लो, अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इन सबकी जान बच जाएगी, क्योंकि सच बोले तो जान बच जाएगी, झूठ बोले तो स्वर्ग सुधार जाएंगे, ये शर्त है। तो बस सबसे और यस बुलवा लो तो नब्स यानी कि जान, यूं समझेंगे अपन। थोड़ा सा चीजों को याद करने की कोशिश करें। स से समस्या से प्रयोग का प्रारंभ, स से समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, और एक और स से समस्या संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करना। समस्या से प्रयोग का मतलब समस्या आएगी और साहित्य का अध्ययन करोगे, मैं इसको सोल्व कैसे करूं, और फिर परिकल्पना का निर्माण करोगे, मतलब संभावित समाधान खोजोगे साहित्य वहित्य पढ़ने के बाद। और सी से प्रयोज्य विषय का चयन करोगे। सी से क्या है, चयन प्रयोज्य विषय का चयन करोगे जिन पर प्रयोग होगा। और चर का अध्ययन, तो यहाँ ध्यान रखेंगे चयन है, चर है। सी से क्या, एक बार चयन एक बार चर है। उसके बाद यस तो नब्स, तो यस से क्या ध्यान रखोगे, यस से आप योजना बनाना। स से सामग्री का विवरण करना, और N2 है तो N से नियंत्रण चरों पर परिस्थिति, N से नियंत्रण है, N से निर्देश है, V से विधि है और P से परिणाम है। इनको बस याद रख लोगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि सामान्यकरण, एस से क्या है अपने चर्चा व सामान्यकरण। अब लाभ देखेंगे इसके, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक विधि है, भविष्यवाणी में उपयोगी है, परिकल्पना परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है, पाठ्यक्रम निर्माण है, शिक्षण विधि है, समय सारणी निर्माण है, और मूल्यांकन निर्देशन में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में उपयोगी। तो ये सब इसकी अच्छी बातें हैं, बस फिनिश करते हैं, यहाँ तक पढ़ना अपने को है ना। अब आगे देख लेते हैं। हानि है कि इसकी महंगी, समय अधिक लगता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसमें। टिश्नर ने प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि मानी है। टिश्नर ने व्यक्ति इतिहास विधि क्या होती है, इसको निदानात्मक विधि कहते हैं। इसके प्रतिपादक टाइटमैन माने जाते हैं। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक अध्ययन होता है इसमें। इस विधि का प्रयोग मूल रूप से समस्यात्मक बालक हो गए, बाल अपराधी बालक हो गए, मानसिक रोगी हो गए, प्रतिभाशाली बालक के अध्ययन में किया जाता है। क्रोनिकल कहते हैं कि इसमें व्यक्ति विगत इतिहास वर्तमान स्थिति शामिल होती है। इसका प्रयोग बालक की गंभीर समस्या के समाधान के लिए करा जाता है, मतलब परिभाषा दी इन्होंने। टीपी यंग क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन करना हो ना, गहन अध्ययन करना हो तो ये व्यक्ति इतिहास विधि परफेक्ट विधि। इसका सोपान क्या है, इसे ध्यान रखोगे कि कप्य S3 कप्य सभ्य, मान लो सभ्य होता है ना, तो यहाँ पे मान लो स साइलेंट कर दो, तो कप्य S3, ठीक है। एस भी है वैसे इस ट्रिक में, तो क्या आ जाएगा अपने केस ज्ञात करना, फिर पी से परिकल्पना का निर्माण करना, और एल से कपल। अच्छा कपल भी तो हो सकता है, कपल यानी जोड़ा, तो कपल S3, ठीक है। ऐसा है कपल, कैसा है, ऐसा है कपल, कैसा है, ऐसा है जो दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में हर समय एक दूसरे के साथ खड़ा होता है, ऐसे समझो। तो कैसे केस करना है, केस, और पी से अपने परिकल्पना को निर्माण करना है। एल साइलेंट हो जाएगा। S3 है ना, ऐसे सूचनाओं को विश्लेषण, समस्याओं को हल करना। सूचनाओं को विश्लेषण करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। समाधान के साधनों का विवरण देकर सहायता करना, और लास्ट में आप सहायता कर दोगे, हेल्प कर दोगे। इस विधि का प्रयोग प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक, कुसमझित, असाधारण योग्यता वाले बालक, शैक्षिक व्यवसाय कठिनाई वाले बालक, कदाचारी, मंद पिछड़े बालक के लिए किया जाता है। इस विधि में बालक के व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहास, शारीरिक इतिहास, स्कूल इतिहास, व्यवसायिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और मनोवैज्ञानिक इतिहास के तथा एकत्रित किया जाता है। लाभ के इसका विशाल व गहन अध्ययन में कुसमझ के कारण होने वाले के कारण जाने वो उपचार करने में, और विशेष अयोग्यता को दूर करने वो स्कूल की समस्या के अध्ययन में उपयोगी। इसके दोष क्या है, एक तो व्यक्तिनिष्ठ है और समय अधिक लगता है, और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है इसमें। कौन सी विधि है ये अपने व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें ना व्यक्तिनिष्ठ होती है, जो अध्ययन करता है उसका प्रॉपर पड़ता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है केस स्टडी में, और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत हर कोई नहीं कर सकता। प्रश्नावली आदि जनक को सुकरात मनोविज्ञान इसको वुडवर्ड लेके आए, और वुडवर्ड के द्वारा प्रश्नावली से तात्पर्य ऐसे साधन होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तो जिससे विद्यार्थी स्वयं भरता है और पता किया जाता है बच्चा कैसा है। 4 प्रकार होते, खुली हो जाती है, प्रतिबंधित, चित्रित हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। देखो एक तो खुली होती है जिसमें आपको कुछ लिखना होता है, प्रतिबंधित हाँ ना कहना होता है, चित्र बनाना होता है, मिश्रित में तीनों ही आ जाते हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि इसके प्रतिपादक सुगमन फ्राइड है, और चित्र मन का अध्ययन किया जाता है इसमें, और व्यक्तिगत अध्ययन व निर्देशन में उपयोगी होती है। 2 प्रकार कौन कौन से, इसके 2 प्रकार, एक तो स्वतंत्र साहचर्य विधि और एक शब्द संपर्क विधि। अच्छा, और स्वप्न विश्लेषण, देखो एक तो सपने का विश्लेषण करके आप बता सकते हो, ड्रीम का, एक शब्द संपर्क विधि और स्वतंत्र। एक बच्चों को कहो कि आप लगातार बोलो 10 मिनट तक बिना रुके, तो क्या है, स्वतंत्र साहचर्य, अंदर से सारी बातें बाहर आ जाएगी। और शब्द, क्योंकि ये फटाफट से कुछ सोच नहीं पाते, फटाफट से बोलना होता है, तो जो मन में होता है वही निकलता है। समाज विधि इसके जेल में प्रतिपादक इस विधि के द्वारा समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। विभेदात्मक केटर, विभेद यानी भेदभाव करना,
दल दल ये दल है ना बहुत भेदभाव करता है। मान लो कटल दल, टल से दल, ध्यान रखो। व्यक्ति भेदों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि इसके जनक जीन पियाजे माना जाता है। बालक के विकास के अवस्था का अध्ययन किया जाता है। मनोबौद्धिक विधि मन व शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उद्दीपन के स्तर पर व्यक्ति में उत्पन्न अनुभूतियों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन है। उसमें 3 प्रकार की विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? औसत है, सीमा है और सीमा है। कौन सी विधि? आस यानी होप रखनी चाहिए हमको, आशा रखनी चाहिए हर स्थिति में। तो बस फिनिश करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ तक पढ़ना है हमको, तो यहाँ तक पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। मनोबुद्धि की पढ़ लिया। तो देखो औसत तुतुर विधि क्या होती है? इस विधि में 2 उद्दीपक मानक व परिवर्ती उद्दीपन साथ दिए जाते हैं और उस विधि का प्रयोग बालक की प्रत्याशात्मक समस्या जैसे कि भ्रम हो गया आदि की मात्रा मापने में किया जाता है और यह समायोजन विधि भी कहलाती है। सीमा विधि, इस विधि में उद्दीपन के मन में अल्पतम परिवर्तन करते हुए इसे क्रमबद्ध रूप से घटाया जा सकता है और इसके अवरोध अवरोही व आरोही दोनों प्रयोगों का दोनों श्रृंखला का प्रयोग होता है। और जब बालक को स्पष्ट प्रतिक्षण ना हो जाए, जब तक बालक को स्पष्ट प्रतिक्षण नहीं हो जाए। सतत उद्दीपन विधि, बस 20 मिनट्स में बस 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, फटाफट से 3-4 मिनट और देख लेते हैं। सतत उद्दीपन विधि क्या होती है? इस विधि में देखो हमने देखा औसत विधि और सीमा विधि, विधियों का नाम ध्यान करने, बस इनमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं उलझना है हमको। औसत विधि है, सीमा विधि और कौन सी सतत विधि। इस विधि में उद्दीपन को आरोही व अवरोही श्रृंखला में न करके अनियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रयोग ध्यान संबंधी समस्या के अध्ययन में किया जाता है। उपचारात्मक विधि क्या होती है? आचरण में कठिनाई महसूस करने वाले व संवेगात्मक समस्या से ग्रस्त बालक का अध्ययन किया जाता है और समस्या बालकों के व्यवहार का अध्ययन है। समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का अध्ययन है। तुलनात्मक विधि अरस्तु व्यवहार समानताओं असमानता अध्ययन और सहसमानता विभेद सर्वविधि कौन सी होती है? जिन समस्याओं का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि द्वारा नहीं होता उसका अध्ययन, उन समस्याओं का अध्ययन जिनमें स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ करके अध्ययन संभव नहीं, इसके जनसंख्या में एक प्रतिदर्श का चयन करके अध्ययन किया जाता है। मतलब कुल मिला के प्रयोगात्मक विधि, अगर एक विधि सफल नहीं हो ना तो इस विधि का उपयोग कर सकते हो। कौन सी प्रयोगात्मक विधि द्वारा उपयोग नहीं होता है? तो एक तो जो पहले वाली पढ़ रखी ना हमने, उस विधि, वो विधि यहाँ कारगर साबित नहीं होती, ये विधि उपयोग कर सकते हो। और इस विधि में 4 विधियों के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जैसे साक्षात्कार हो गया, कुछ डाक सेवा हो गई, ड्राक हो गई, मतलब डाक के पैनल है और टेलीफोन, इनसे सूचना एकत्रित कर सकते हो। चरों के मध्य साहचर्यों की खोज करना, पूर्व कथन करना है। इस विधि का उद्देश्य चरों के मध्य साहचर्य की खोज करना, पूर्व कथन। और सर्वेक्षण के प्रकार स्कूल सर्वेक्षण, परीक्षण सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, कर्मचारियों के उत्तरदायित्व, कार्य प्रकृति के बारे में जानकारी, सामाजिक सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण और प्रलेख सर्वेक्षण, ये सर्वेक्षण के प्रकार होते हैं। बस थोड़ा और पढ़ लेते हैं। रेटिंग स्केल विधि क्या होती है? और रेटिंग विधि क्या होती है? तो बालक के व्यवहार की व्याख्या वर्ग मापने पर किसी स्वाभाविक परिस्थिति में, जैसे खेल का मैदान इत्यादि करते हैं। और आंकिक रेटिंग, आकृतिक रेटिंग, बाधित चयन रेटिंग, ये प्रकार होते हैं। कोटि विधि क्या होती है? बालक में आत्मनिष्ठशील गुणों जैसे ईमानदारी व अन्य चारित्रिक गुणों के अध्ययन में समानांतर विधि के रूप में किया गया है। अच्छा, इसमें शील गुण आते हैं। कोटि विधि में क्या होते हैं? आपके शील गुण, उच्च कोटि के शील गुण, निम्न कोटि के शील गुण, ये सब। इसमें शिक्षक बालक को शील गुणों के आधार पर उच्च कोटि और निम्न कोटि श्रेणी में बांट देता है। और कालानुक्रमिक विधि, इसमें एक ही समूह का अध्ययन। इसमें क्या होता है? देखो, नू से आप समूह ध्यान रखोगे, है ना, नू से समूह, तीसरे नंबर वाला नू से, ऐसे अनुप्रस्थ यहाँ पे भी मुहारा है। पर इसमें क्या होता है कि जो कि 3 नंबर का होता है समूह शब्द, तो तीसरे नंबर पे ऊ की मात्रा। इसमें क्या होता है? एक ही समूह होता है, भिन्न भिन्न समय होता है। और इसमें जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, समय एक ही होता है और समूह भिन्न भिन्न होते हैं। एक समय में अध्ययन किया जाता है अलग अलग समूह के लोगों का। अनुक्रमिक विधि में क्या होता है? ये प्रश्न है ना, और ये क्रम है। अनुक्रमिक विधि में ये दोनों विधियां शामिल होती है, बस ऐसा बताते हैं। यह कालानुक्रमिक विधि, अनुप्रस्थ काल विधि दोनों को मिलाकर बनती है, मिलाकर अध्ययन किया जाता है। इसमें शोधकर्ता विभिन्न आयु वर्गों के सहभागियों का चयन करके एक समूह बनाकर भिन्न भिन्न समय अंतराल पर अध्ययन किया जाता है। और साक्षात्कार विधि आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना। साक्षात्कार विधि इसके 2 प्रकार है। संचित यानी प्रश्न पहले से निश्चित क्रम में होंगे, असंचरित यानी इसमें कोई निर्धारित क्रम नहीं होता है। उसके बाद शिक्षा विज्ञान की विधियों का सामान्य वर्गीकरण क्या है? एक तो अवलोकन विधि, इसमें 3 प्रकार की विधियां होती है। अवलोकन लोकन शब्द में क्या देखो, तीन शब्दों का है। और अव तो क्या? उपसर्ग है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे पर। तो इसमें 3 विधि आती है, एक तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और प्रयोगात्मक। अंतर्मुखी आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं। प्रतिपादन की विधि कितनी है? 5 है। 3 है, 5 कितने? 3 और 5। मुझसे 3-5 मत करो, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो। प्रतिपादन की विधि मनोविश्लेषण है, केस है, विकासात्मक, तुलनात्मक, रोग। देखो ये सारी विधि हमने पहले भी, इससे पहले वाले सेशन, मतलब इससे पहले पढ़ ली हमने। मनोविश्लेषण पढ़ ली, विकासात्मक पढ़ ली, तुलनात्मक पढ़ ली। खाली 2 यूनिक ध्यान रखनी, कौन सी? केस और रोग। ए की मात्रा वाली, ए वाली और ओ वाली। ए की मात्रा केस और ओ की मात्रा रोग। यहाँ देख लेते हैं विशेष, यानी डेमोक्रेट्स किसको कहते हैं? गणतंत्र को। तो डेमोक्रेटिक्स कहते हैं ना उसको, तो मतलब डेमोक्रेसी कहते हैं ना, तो इससे मिलता जुलता है। डेमोक्रेट्स पहले दार्शनिक थे जिन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में घरेलू शिक्षा को महत्व। डेमोक्रेट्स कहते थे कि बच्चों को अगर मतलब शिक्षित व्यक्ति बनाना तो घर का बहुत महत्व है। वहीं प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन बंडुरो के द्वारा किया गया। जॉन डीवी ने 1994 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। देखो, पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंट ने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में बनाने वाले कौन थे? जॉन डीवी। टीवी थे, पहले टीवी देखा करते थे, उसके बाद उस प्रयोगशाला में जाकर लोग थोड़ा मतलब स्टडी वगैरह करने लगे। अब देखो, विद्यार्थी में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी? सामाजिक गतिविधि। सामाजिकता के गुणों को विकसित कौन सी विधि करती है? सामाजिक गतिविधि। अब यहाँ देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। किसमें? वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की वैकल्पिक विभिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित
बिना अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में बिना अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं को हल करने से गहन रूप से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर कुछ 7, 8 और 9 पढ़ लिया। कहने का मतलब ये हमने लेसन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम मिलते हैं लेसन नंबर 2 के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं पेज नंबर 12 से देख लेते हैं, यानी लेसन नंबर 2 को देख लेते हैं। विद इन अराउंड 40 मिनट हम लेसन नंबर 2 को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 से। लेसन नंबर 2 में क्या गिवन है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, फटाफट से देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसको कहते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है? शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर के तरीके में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके लिए क्या कहते हैं? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यानी आपको बार बार मोटिवेट करके कुछ सिखा सकते हैं, तो उसे ही शिक्षण कहेंगे। मेज क्या कहता है? शिक्षण का उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। फटाफट से रीड कर लेते हैं, सिर्फ रीड करेंगे ना। तो मेज क्या कहते हैं? शिक्षण का उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, यानी वांछित परिवर्तन लाना शिक्षण कहलाता है। इसमें क्या कहते हैं? शिक्षण उद्देश्य निर्देशित करते हैं जिसके द्वारा सीखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न की जाती है। अगर आपको उद्देश्य बता दिए जाने, तो अगर ये सीख लोगे तो आपको सरकार के बारे में पता चल जाएगा, अगर पॉलिटी पढ़ोगे सरकार के बारे में पता चल जाएगा, तो हम ललायित होंगे उसको सीखने के लिए। तो शिक्षण के उद्देश्य अगर हमको पहले से उद्देश्य बताओ तो हम उत्सुक हो जाते हैं उसको सीखने के लिए। क्लार्क कहते हैं शिक्षण के प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि बालक के व्यवहार में वांछित, वही पढ़ाई के द्वारा आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाता है। मोरिसन क्या कहते हैं? शिक्षण में एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है। एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को कुछ सिखा सकता है, इसी को शिक्षण कहते हैं। कुछ सिखाता है तो इसी को शिक्षण कहते हैं। आगे कहते हैं रायंस, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया होती है, दूसरों को गाइडेंस देना, यही शिक्षण कहलाता है रायंस के अनुसार। रायबर्न क्या कहते हैं? शिक्षण छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में योगदान देता है। रायबर्न कहते हैं कि आपकी शक्तियों को आपको बताना, यही शिक्षण कहलाता है रायबर्न के अनुसार। शक्तियों का विकास करना, आपके भीतर मौजूद शक्तियों का विकास करना। शक्तियां आपके भीतर है लेकिन उनको थोड़ा सा इनहेंस करना, उनको थोड़ा सा अनावृत करना। आगे बताते हैं बर्टन, शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन व दिशा बोध कराते। मार्ग प्रदर्शन नहीं हुई, आपको गाइड करना, आपको सही राह दिखाना, दिशा बोध करवाना, यही शिक्षण कहलाता है। वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्या शिक्षण में एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल और अभिरुचि सिखाने में सहायता करता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपने सीखे ना किसी अन्य व्यक्ति से, किसी को शिक्षण कहेंगे। अब देख लेते हैं शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर होता है। एक टीचिंग और एक एजुकेशन, देखो दोनों अलग अलग पहलू, अलग अलग एस्पेक्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के। शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाए। हाँ, ये एक मेथड, एक तरीका है, जबकि ये क्या एक साध्य, ये एक तरीका है, और उस तरीके से हम जिसको पाते हैं वो है शिक्षा। मतलब ये साधन है साध्य। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का एक साधन है। देखो एक साधन, वैसे साधन भी कह सकते हैं, अगर सर्वांगीण विकास का तो साधन हो गया, लेकिन अगर शिक्षण को एक साधन कहोगे तभी साध्य बन जाएगा, क्योंकि शिक्षण के जरिए हम किसको पाना चाह रहे हैं? शिक्षा को पाना चाह रहे हैं। और शिक्षा को अगर साधन बना रहे हैं तो शिक्षा के जरिए आप किसको पाना चाह रहे हैं? सर्वांगीण विकास को। तो तब हमारा सर्वांगीण विकास साध्य बन जाएगा। ठीक है, शिक्षण तो इतना समझेंगे कि साधन है तो ये साध्य। ठीक है, आगे देखेंगे कि शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रकरण है। शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित, शिक्षा बड़ा एस्पेक्ट है और इसी के भीतर शिक्षण समाया हुआ है। शिक्षा का स्वरूप व्यापक होता है, समझे ना। तो शिक्षण का सामान्य क्षेत्र स्कूल तक सीमित होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सिर्फ स्कूल और ये जीवन पर्यंत आपके स्कूल है, घर है, सब कुछ आ जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों ही आते हैं इसमें। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना था। इसके छोटे छोटे उद्देश्य इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि इसके बड़े उद्देश्य को पूरा किया जा सके। एक मेन लक्ष्य को पूरा, इनके छोटे छोटे उद्देश्यों को बनाने का रीजन होता है कि हम शिक्षा के बड़े या मेन एम को प्राप्त कर सके, मेन लक्ष्य को प्राप्त कर सके, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सके। शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक तथा दार्शनिक पक्ष पर आधारित होता है। शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया होती है, जबकि शिक्षण औपचारिक अनुच्छेद दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। और शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, जबकि इसमें क्या होता है? लक्ष्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण पद्धतियों आदि सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। ये सिर्फ सिलेबस को मद्देनजर रखता है, ये सिलेबस को नहीं रखता, सिर्फ सिलेबस को नहीं रखता, बल्कि आपको हमारा जो मेन एम है ना, एक मनुष्य को मतलब एक राजनीतिक प्राणी बनाना, एक सामाजिक प्राणी बनाना, एक दार्शनिक प्राणी बनाना, मतलब कुल मिलाकर उसका सर्वांगीण विकास करना। तो ये मेन एम भी ध्यान में रखता है, शिक्षा ध्यान में रखती है, पद्धतियां आदि सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है? देखो शिक्षण जो होता है, शिक्षण यानी पढ़ना, और अनुदेशन मतलब पढ़ाना। तो शिक्षण क्या होता है? पढ़ाने में आपको टीचर चाहिए, पढ़ाने में आप इंटरेक्शन करोगे, एक बच्चे से इंटरेक्शन करोगे, और ये ब्रॉड एस्पेक्ट होता है शिक्षण, जिसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक तीनों ही पहलू आते हैं। जबकि ये इसमें टीचर नहीं चाहिए, अंतक्रिया भी नहीं चाहिए, और इसमें एक सिर्फ ज्ञानात्मक पहलू शामिल होता है। और शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें अनुदेशन समाया हुआ है। तो मैंने अंतर बता दिया आपको, और फटाफट से पढ़ लेते हैं। अंतक्रिया युक्त होता है, अंतक्रिया आवश्यक नहीं होती है, शिक्षक होना आवश्यक होता है, शिक्षक होना आवश्यक नहीं होता है इसमें। और शिक्षण अनुदेशन शिक्षण का एक भाग है, और अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता। जबकि शिक्षण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं इसके, और केवल इसमें ज्ञानात्मक पहलू शामिल होता है। अब ध्यान रख लेते हैं कि उत्तम शिक्षण की एक अच्छी टीचिंग की मेथड, एक अच्छी टीचिंग की क्या क्या विशेषता हो सकती है। एक उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता हो सकती है? नियोजित होना चाहिए, मतलब पहले से प्री प्लान होना चाहिए। क्रियाशीलता के अवसर उपलब्ध, यानी बच्चों को एक्टिविटी के मौके दिए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए, हर बच्चों को कक्षा में मौका दिया जाना चाहिए। निदानात्मक, उच्चारात्मक होना चाहिए, गलतियों को पता करो, गलतियों को सुधारो, ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होना चाहिए। अभिप्रेरणा से युक्त होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, बच्चों को टाइम पे मोटिवेट करते रहना चाहिए।
मोटिवेट करे ऐसा शिक्षण होना चाहिए। बालक की रुचि योग्यता पर आधारित होना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट आए उसमें, बच्चों की योग्यता भी हो, कैपेसिटी हो, बच्चा सीख सके जो भी आप सिखा रहे हो। बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं सिखाना है, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, योग्यता के अकॉर्डिंग सिखाना है। वांछनीय सूचना प्रदान करने वाला, जो एक बच्चे को सूचना है जानना जरूरी है वो सूचना दे आपका शिक्षण। संवाद मूलक को अंतक्रिया युक्त होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, अंतक्रिया इंटरेक्शन होने चाहिए। छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए और निर्देशात्मक न हो आदेशात्मक हो तो चल जाएगा। प्रगतिशील होना चाहिए, है ना, प्रोग्रेस होनी चाहिए उसमें, हमारी सहयोगात्मक स्थिरता प्रदान करना, हमें इमोशनली बैलेंस प्रदान करता हो, इमोशनली स्टेबल बनाता हो, वर्तमान और भावी तैयारी प्रदान करता हो, वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी बना सके, सहयोग पर आधारित तो वातावरण के अनुकूलन में सहायता प्रदान करता हो। फटाफट से रीड कर लेंगे इसको। चलो बहुत ज्यादा समझते नहीं, फटाफट से रीड कर लेते। शिक्षण की विशेषता क्या होती है? देखो, शिक्षण औपचारिक मूलतः व अनौपचारिक होता है। शिक्षण दोनों ही प्रकार का होता है, कला और विज्ञान दोनों ही होता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। देखो दोनों चीज, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, कला और विज्ञान दोनों होता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों प्रक्रिया। उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक क्रियात्मक प्रक्रिया। इसमें कोई ना कोई एम रख के हम पढ़ाई करते हैं, इसी नहीं बस पढ़ते जाए। ज्ञानात्मक क्रियात्मक दोनों ही प्रक्रिया मानी जाती है। कौशल युक्त प्रक्रिया मानी जाती है शिक्षण के। देखो कौशल है मतलब पढ़ाना क्या है, स्किल। शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, एक तो सीखने वाला और सिखाने वाला। हम जानते हैं शिक्षण सांकेतिक क्रियात्मक शाब्दिक व्यवहार के रूप में भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है शिक्षण, और शाब्दिक व्यवहार के रूप में भी हो सकता है। सांकेतिक क्रियात्मक यानी आप क्या क्या सिखा सकते हो, या तो कोई एक्टिविटी सिखा सकते हो बच्चों को, या फिर कोई बुकिश नॉलेज सिखा सकते हो, है ना। तो शाब्दिक व्यवहार भी हो सकता है और सांकेतिक क्रियात्मक भी हो सकता है। शिक्षण अधिगम का योगदान क्या होता है कि शिक्षण को द्विमुखी अंतःक्रिया का रूप देना और बालक के गुणों का अधिगम में प्रयोग करना, शिक्षण व सीखने की दिशा में परिवर्तन, नवीन शैक्षिक आविष्कार विधियों पर बल, शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में उपयोगी, शिक्षा दर्शन व सिद्धांतों का निर्माण, सार्थक अधिगम पर बल। ये तो कुछ खास है नहीं। और अब यहाँ देख लेते हैं शिक्षण के चर कितने होते हैं? 3। एक स्वतंत्र आश्रित चर, मध्य स्वतंत्र शिक्षक होता है, आश्रित चर विद्यार्थी होता है, मध्य चर शिक्षण की विधि या सिलेबस होता है। शिक्षण चर के कार्य क्या होते हैं, यानी इसमें मध्यस्थ चर के, एक टीचर के क्या कार्य होता रखा, स्वतंत्र चर के क्या कार्य। देखो निदान करना है छात्रों को क्या क्या आता है, कहाँ कठिनाई है इसका पता लगाना टीचर का काम, उपचार करना है, शिक्षण कौशल प्रयोग व पृष्ठ पोषण देना, फीडबैक देना एक टीचर का काम है, मूल्यांकन यानी व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना एक टीचर का काम है। अब देख लेते हैं शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती है। तो एक जैक्सन 3 अवस्थाएं बताते हैं, विधान जैक्सन उन्होंने 3 अवस्था बताई। एक तो पूर्व क्रिया चरण यानी पाठ्य योजना बनाना, मतलब पढ़ाने से पहले वाला। एक अंत क्रिया चरण यानी पढ़ाई के दौरान वाला, जब आप कक्षा में चलेगा वो वाला। तो कक्षा क्रिया, इसमें कक्षा में प्रवेश करने के बाद की स्थिति आती है। उत्तर क्रिया चरण यानी मूल्यांकन, यानी कक्षा से बाहर निकल गए टेस्ट लेने की सोच रहे हो, वो वाली स्थिति यहाँ पे। देखो पूर्व अवस्था है, अंत क्रिया की अवस्था है, उत्तर क्रिया की अवस्था। पूर्व अवस्था में क्या क्या करते हो, एक तो उद्देश्यों का निर्माण करोगे, उस पर पाठ्य वस्तु का चुनाव करोगे, आपको क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, शिक्षण शैली कैसे पढ़ाना है, और शिक्षण व्यू का चयन करना, शिक्षण युक्तियों को चयन करना, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब पहले ही सोच लेना। अंत क्रिया में क्या करोगे, कक्षा का आकर की अनुभूति छात्रों का निदान करना, और क्रिया निष्पत्ति कार्य करना, और उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बल, शिक्षण युक्तियों का विस्तार करना। मतलब आप टीचिंग लर्निंग, देखो शिक्षण युक्तियों का विस्तार मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करें, फीडबैक यानी बच्चों को टाइम पे शाबाश वगैरह इस तरीके से दिखाओगे, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण जो भी आप लेके आए हो बच्चों को दिखाओगे, छात्रों को निदान करना, कमियों का पता लगाना, कक्षा की अनुभूति और छात्रों का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करना, और बच्चे को फीडबैक देना, और बच्चे की गलतियों का पता करना। ये सारा काम करोगे आप जब कक्षा में पढ़ा रहे हो। अब कक्षा से निकल गए और टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट लेने का सोच रहे हो, तब क्या करोगे, व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, मूल्यांकन में उपयुक्त प्रयोगों का चयन करना, प्राप्त परिणामों से शिक्षण गतिविधियों में परिवर्तन करना, मूल्यांकन यानी टेस्ट पेपर तैयार करना, और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो अपनी स्ट्रेटेजी बदलाव करना। अब देखो शिक्षण अधिगम में संबंध क्या होता है, बनाट के अनुसार शिक्षण अधिगम का संबंध छात्र अधिगम शिक्षक से, शिक्षण अधिगम का संबंध छात्र अधिगम और शिक्षक से। बनाट के अनुसार शिक्षण अधिगम का संबंध कैसा है, जैसे एक तरफ छात्र एक तरफ शिक्षक है, तो इन दोनों को अटैच करने का काम कौन करता है, आपका अधिगम करता है। यही संबंध है शिक्षण और अधिगम में, यही संबंध। अच्छा हाँ, शिक्षण अधिगम में संबंध को हम एक टीचर और बच्चे को सेंटर में रख समझ सकते हैं, यानी पढ़ाई और पढ़ना में क्या संबंध है, ये पढ़ाई का काम करता है, ये पढ़ाने का काम करता है, तो इन दोनों में ये रिलेशन है। इन दोनों में अधिगम के थ्रू रिलेशन पाया जाता है। अधिगम के थ्रू, अधिगम एक ऐसी चीज है जो इन दोनों को जोड़े रखती है। अब आगे देखो कि शिक्षण व अधिगम एक दूसरे को पूरक माने जाते हैं। शिक्षण एक कार्य है, अधिगम एक उपलब्धि, शिक्षण बाह्य है, जबकि अधिगम क्या तो आंतरिक होता है। देखो शिक्षण क्या एक काम है, अधिगम एक उपलब्धि, अधिगम क्या एक अचीवमेंट है, और शिक्षण बाह्य है, जबकि अधिगम क्या तो आंतरिक। तो ये ध्यान रखेंगे, अधिगम को हमने आंतरिक माना, ये देखो अधिगम क्या होता है, आंतरिक होता है, और उपलब्धि, अधिगम उपलब्धि है प्लस आंतरिक है, ध्यान रखिए, ठीक है, अधिगम के लिए। अब आगे देखो शिक्षण अधिगम अनुदेशन का संबंध क्या है, ये अधिगम है तो ये शिक्षण है, तो बीच में यहाँ पे अनुदेशन आएगा, मतलब दोनों में पाया जाता है। यहाँ शिक्षण के दायरे में ये आ ही रहा है, साथ साथ अधिगम के दायरे में भी आ रहा है, तो ये अनुदेशन है। अब देखो शिक्षण अधिगम के आधार क्या है, बालक की अभिवृद्धि पर बल है, अध्यापक शिक्षण में कुशलता के साथ मानवीय गुणों से परिपूर्ण, छात्र शिक्षण संबंध सहयोगात्मक होते हैं, शिक्षक को विज्ञान कला का रूप प्रदान करना, कुछ खास नहीं है। देखो शिक्षण अधिगम के सोपान कितने होते हैं, एक डेविस ने एक पुस्तक लिखी शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, इसकी पुस्तक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जिसमें इसने कौन कौन से उद्देश्य बताए, फटाफट से लिखते हैं, इसने 4 सोपान बताए, कौन कौन से, एक तो शिक्षण अधिगम का नियोजित यानी प्लानिंग करना, इसमें पाठ्यपुस्तक विश्लेषण है, कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, उनको लिखना आदि आता है, और व्यवस्था करना है, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना। अब उस प्लानिंग को
प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, इसमें शिक्षण विधि का चयन करना, दृश्य सामग्री संप्रेषण युक्तों की सहायता से अधिगम वातावरण का निर्माण करना। देखो एग्जीक्यूट करना, वातावरण बना रहे हो आप, TLM का इस्तेमाल करके शिक्षण अधिगम का प्रसारण या फिर मार्गदर्शन करना, अग्रसरण करना, मार्गदर्शन करना, अभिप्रेरित करना, शिक्षक छात्रों को प्रेरित करता है, मतलब टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना, और शिक्षण अधिगम का नियंत्रण यानी कंट्रोल भी करना है, बच्चों को टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना है। शिक्षण अधिगम की सफलता का जांचना, पुनः योजना बनाना और मूल्यांकन। कंट्रोल करना मतलब आपकी प्रोसेस को कंट्रोल करो, बच्चों को नहीं कह रही हूँ, बच्चों को नहीं है ना, ये समझ में आया कि बच्चों को नहीं, आपकी जो भी अपने प्लानिंग बने उसको कंट्रोल करो, उसको चेक करो, उसको गलती आई तो सुधार करो, है ना, ये सब। और शिक्षण के विशिष्ट सिद्धांत कौन से होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत कौन से, विशिष्ट शिक्षण के सिद्धांत कौन से, एक तो परंपरागत शिक्षण का सिद्धांत है, ये शिक्षण के विशिष्ट सिद्धांत है। सामान्य सिद्धांत जानते हैं ना, ज्ञात से ज्ञात की ओर, पूर्ण समझ की ओर, और अनुभव से प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, वो सब। लेकिन ये विशिष्ट सिद्धांत है। देखो विशिष्ट शिक्षण के सिद्धांत ये अलग होते हैं। जैसे परंपरागत शिक्षण के सिद्धांत ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है, म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत, सुकरात म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत है, संप्रेषण सिद्धांत है, परिवर्तन सिद्धांत है, पारस्परिक प्रचय सिद्धांत है। इनमें कुछ उदाहरणों के, इनसे कुछ उदाहरणों के नाम जुड़े। म्यूटिक सिद्धांत से सुकरात है, ये प्रश्नोत्तर प्रबल देते हैं। संप्रेषण से हर्बर्ट है, और परिवर्तन सिद्धांत से थोंडाई किसके ने उतरे। पारस्परिक प्रचय सिद्धांत से सच मैंने पूछताछ को बल दिया। और अब दूसरा सिद्धांत है कि अनुदेशन का सिद्धांत, और इससे गार्डन का संबंध है। तीसरा है शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत, इससे किसका संबंध है, म्यूकस का व स्मिथ का। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इससे किसका संबंध है, रॉबर्ट ग्लेशियर का। और इन्होंने क्योंकि व्याख्या करी है, और इसके बाद इसके 4 भाग होते हैं, एक तो अनुदेशन उद्देश्य, और अनुदेशन के सोपान, और प्रारंभिक व्यवहार और मूल्यांकन। नेक्स्ट है शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत, इससे कौन कौन से सिद्धांत जुड़े, ब्रूनर है, टाबा, आशुबेलिया, फिल्टल्स, ज्ञान समझ वो बोध के विकास से बोल। शिक्षण का गणितीय सिद्धांत, यह शिक्षण को व्यवस्थित संगठित बनाने के लिए परिणामात्मक दिशा का बोध कराता है, प्रयोग करता है। और इससे कौन कौन से सिद्धांत जुड़े, डियर है, एटकिंसन है, ब्रूच है, मास्टेलर है, एड्स है, बडिल है, हरमन है और सिगल। सामान्य शिक्षण के सिद्धांत, देखो ये विशिष्ट सिद्धांत है, और सामान्य अपन जानते हैं ज्ञात से ज्ञात वो सब। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत होता है, उद्देश्य तय करने चाहिए हमको, यानी शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट, निश्चित और पूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्य शिक्षण सफल नहीं हो सकता। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षण बालक की आवश्यकता, रुचि, अभिवृद्धि, क्षमता और मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। क्रियाशील सक्रियता का सिद्धांत, छात्र क्रियाशील होकर प्रयोगात्मक व अंतःक्रिया द्वारा सीखे। और पूर्व अनुभव का सिद्धांत, यानी शिक्षण छात्र के पूर्व ज्ञान आधारित है। और लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जनतंत्री हो ना कि प्रभुत्ववादी हो, जनतंत्री होना चाहिए, प्रभुत्ववादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ते फिर फिनिश करते। कितना और पढ़ना, 1 2 3 कुछ 4 पेज और हमको पढ़ना है ना, तो इन 4 पेजों को सिर्फ रीड करना है, सिर्फ रीड भर करना है। फटाफट से देख लेते हैं। तो इस वाले स्लोट में हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, ठीक है, पेज नंबर 18 तक, ताकि हम अगला जो 20 मिनट्स वाला स्लोट लेना उसमें हम बाकी पेज पढ़ लें। 20 तक या फिर मे बी 17 तक पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं आगे कि व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, और पूर्व अनुभव का सिद्धांत, शिक्षण छात्र के पूर्व ज्ञान आधारित हो। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जनतांत्रिक ना हो, प्रभुत्ववादी हो। और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, बालक के वास्तविक जीवन से जुड़ाव महसूस हो, ऐसा पढ़ाओ, है इस तरीके से पढ़ाओ। समय का सिद्धांत, विषयों को आपस में जोड़ करके पढ़ाओ। नियोजन का सिद्धांत, मतलब उद्देश्य तय करो पहले, शिक्षण योजना आधारित हो, शिक्षण योजना आधारित हो, क्या वह कैसे पढ़ा। अच्छा, नियोजन एंड प्लानिंग बनाना। चयन का सिद्धांत, यानी उपयुक्त उद्देश्यों के अनुरूप विषय को चयन करो, है ना, सही चीज पढ़ाओ बच्चों को। क्रियाओं का सिद्धांत, फ्रोबेल ने कहा है कि सर्वोत्तम शिक्षण है करके सीखना है। बेल क्या करते रहते, हमेशा काम करते रहते, बोल या फिर बोल क्या काम करना है, मतलब मुझसे क्या काम कराना, बोलो अभी तुरंत कर देता हूँ। जिसे छात्र स्वयं करे, डाल्टन प्रोजेक्ट एक खोज विधि, ऐसी क्रिया विधियों के द्वारा, मतलब इन विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाओ। प्रभावशाली व्यू रचना का सिद्धांत कौन सा है, व्यू रचना बालक के ज्ञान व स्तर पर आधारित हो। अनुकूल वातावरण में उचित नियंत्रण का सिद्धांत कौन सा है, शिक्षण का वातावरण उचित और बिना बाधा के युक्त हो। और उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, छात्र की कमजोरी का पता लगा और उसको सुधारो। विभेदीकृत सिद्धांत कौन सा है, विषय वस्तु के को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाओ। और सहयोग व अभ्यास का सिद्धांत कौन सा है, शिक्षक पर छात्र के सहयोग के आधार पर पुनरावृत्ति पर आधारित हो। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, देखो शिक्षण का अभिप्रेरणा रुचि सिद्धांत, अभिप्रेरणा व रुचि का प्रयोग है। और तत्परता का सिद्धांत, बालकों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना। अभ्यास का सिद्धांत, बिंदुओं की पुनरावृत्ति करना। पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया पर पुनर्बलन का प्रयोग। मनोरंजन और परिवर्तन का सिद्धांत, शिक्षण में मनोरंजन, क्रिया, विराम व परिवर्तन का प्रयोग होता है। और स्व अधिगम का सिद्धांत, छात्र स्वयं करके सीखें। और समूह गतिशास्त्र सिद्धांत, समूह में अधिगम करवाना ज्यादा बेहतर होता है। और सृजनात्मक आधारित सिद्धांत क्या होता है, मौलिक क्रिया आधारित होता है, सहानुभूति, सहयोग, उपचारात्मक आधारित शिक्षण और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित। अब देखो शिक्षण सिद्धांत विशेषताएं और आवश्यकताएं। शिक्षण के नियोजन, मूल्यांकन, ज्ञान को संग्रहित करने व उपयुक्त अधिगम परिस्थितियों के निर्माण में कुछ खास तो नहीं, फटाफट से देख ले। शिक्षण के चरों का विश्लेषण करना। प्रभावशाली शिक्षण व शिक्षण नीतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षण सिद्धांत निर्देशात्मक, सामाजिक व विशिष्ट होते हैं। देखो इससे कुछ बातें पता चलती है। ये बिंदु तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है, लेकिन इससे कुछ बातें पता चलती है। फिर शिक्षण के सिद्धांत की जरूरत क्यों रहती है हमको, ताकि क्या हो सके, प्रभावशाली शिक्षण हो सके, नीतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके हमको। शिक्षण के सिद्धांत निर्देशात्मक हो, सामाजिक हो, विशिष्ट होते हैं, अनुदेशन व अधिगम पर बल देते हैं। ठीक है, अब शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान व अनुभव की व्याख्या के लिए मस्तिष्क तक पहुंचने में
पहुंचाने में सफल होता है। और कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र आगे दिए जा रहे हैं। कौन कौन से ज्ञात से कहते हो जानते हैं, हमें सूत्र पता था कि छात्रों को ज्ञात बातों को और छात्रों को जानकारी हो अथवा छात्रों को पूर्ण ज्ञान हो, उसी के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वो बातें बतानी चाहिए जिनको शिक्षक सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान आधारित करके पढ़ाता है। ठीक है, जटिल से सरल क्यों, मतलब पहले जटिल सरल चीजें पढ़ा फिर जटिल। पाठ्य सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे सरल प्रत्यय बच्चों को पहले बताए और क्रमशः कठिन तथा जटिल प्रत्यय को उनके बाद और सरल प्रत्यय सीख लेने के बाद में कठिन प्रत्यय भी समझ आ जाते हैं। इस प्रकार छात्रों की रुचि और शिक्षण प्रक्रिया बनी रहती है। हाँ, इंटरेस्ट बना था। अनिश्चित पढ़ाओ भैया, अनिश्चित क्यों, प्रारंभिक छात्रों के विचार में स्पष्टता और अनिश्चितता बजे। देखो निश्चित से अनिश्चित नहीं, अनिश्चित से और अनसर्ट मतलब अनिश्चित अनप्रेडिक्टेबल। तो प्रारंभिक छात्रों के विचार में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता तो धीरे धीरे परिपक्वता आती है, नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकारने लगते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्रों की धुंधली तथा अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चितात्मकता प्रदान करता है। अनुभूत से युक्त यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभव से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति चिंतन आता है। मतलब अनुभूत से युक्ति अनुभूत पहले अनुभव करो और फिर कोई नियम वगैरह दो बच्चों को। युक्ति किसको कहते हैं, टेक्निक को, नियम को। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष पहले प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उन्हें छात्रों के इन प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरणों को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। पहले मूर्त वस्तुओं से परिचित होना चाहिए, उसके बाद इससे संबंध सूक्ष्म यानी अमूर्त विचारों को ग्रहण करना चाहिए। मूर्त तथ्य सरल वस्तुनिष्ठ बोध में होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक है, कठिन है, जरा भ्रामक होते हैं। शिक्षा शुरू करते समय बालकों को पहले सरल तथा मूर्त स्थूल वस्तुओं के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त सूक्ष्म तथ्यों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। विश्लेषण संश्लेषण किसी भी समस्या का विश्लेषण करने से ही छात्र की समस्या के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप में समझना संश्लेषण का प्रयोग करना है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों को विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। कुछ विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों देखो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कभी पूछ सकते हैं ये दोनों ऐसे छोटी छोटी बातें पूछ जाती है। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट तथा निश्चित और सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ओर यानी एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है, अर्थात तत्पश्चात उन चीजों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने मौजूद है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। उन शब्दों में बालक को पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाना चाहिए, बाद में भूत तथा भविष्य का। पहले वर्तमान पढ़ा। विशिष्ट सामान्य की ओर इस सूत्र का अभिप्राय पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उन्हीं दृष्टांतों या उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियम निकलवाया जाए। एक अच्छे शिक्षक पहले विशिष्ट उदाहरण तथ्य उदाहरण दृष्टांत छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, फिर उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत बनाने के लिए प्रेरित करता है। फटाफट से देख लेते हैं, अपने को है ना पेज नंबर 70 तो कंप्लीट करना है, 2-5 मिनट पढ़ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की, तो कुछ खास है नहीं, आगमन से निगमन की ओर पढ़ लेते हैं। चलो थोड़ा सा अंश से इसमें कुछ खास नहीं है, ये जानने मनोविज्ञान से तार्किक। चलो ये पढ़ लेते हैं, आगमन निगमन हम जानते हैं, अंश से पूर्ण जानते हैं, फिर अपन पीछे वाला भी देखना है हम लोग 20 मिनट में। इस वजह से शिक्षण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर चीजन चाहिए, बालक की रुचि योग्यता कुछ खास है यहीं से पढ़ते। देखो ये तो अपन जानते हैं, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर आगमन से निगमन हमेशा पढ़ते हैं, तो पूर्ण सेंस की यहाँ से पढ़ते हैं। इस तरह के आधार पर शिक्षण प्रतिभा स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान हर्बर्ट, यह सभी शिक्षण प्रतिमानों का आधार है। प्रतिमान आ जाता है स्मृति स्तर शिक्षण आ जाता है। देखो इसमें क्या है कि छात्रों में निम्न की क्षमता विकसित करना है, जिससे मानसिक पक्ष का प्रशिक्षण करना। ये क्या है, स्मृति स्तर पर कैसा मतलब क्या पढ़ाना चाहिए, तथ्यों का ज्ञान कराना, सीखे तथ्यों को याद करना, सीखे तथ्यों का प्रत्यस्मरण, बस फिनिश करते हैं। और प्रत्यास्मरण तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। और यहाँ तक पढ़ लेते हैं। संरचना क्या होती है, स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को निम्नलिखित 5 सोपान में बांटा गया। कौन सा, हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली कहा है, जिसको प्रस्तावना या तैयारी का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण है, तुलना संबंध है, निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण, प्रयोक्ता अभ्यास। सामान्यीकरण में क्या होता है, सामाजिक प्रणाली में क्या होता है, कक्षा में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। कौन में, इसमें स्मृति में। ये ना स्मृति है, मतलब शिक्षण के उद्देश्य कितना होता है, स्मृति है, बोध है, चिंतन है, तो हम स्मृति पढ़ रहे यानी मेमोरी पढ़ रहे। मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है कि इसमें टीचर ज्यादा सक्रिय होता है और डोमिनेटिंग होता है, छात्रों के सामने पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है, प्रेरणा देता है, छात्रों के साथ इसमें गुण होता है, छात्र चुपचाप बैठकर सुनते रहते हैं। मूल्यांकन कैसा होता है, इसमें रटने पर आधारित होता है, प्रत्यास्मरण अभिज्ञान पर आधारित होता है, लिखित और लिखित दोनों तरीके हो सकता है। अब बोध स्तर जान लेते हैं, फिर ये पढ़ते। देखो बोध स्तर मॉरिसन ने दिया। शिक्षण के क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। मॉरिसन ने विज्ञान ने बोध का प्रयोग निर्माण के तीन पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया। एक तो है विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना, उनका संचालन के रूप में, उनको तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को सम्मिलित करना, बोध स्तर कहलाता है। ठीक है, बस 1-2 मिनट पढ़ लेते हैं। बोध स्तर कहलाता है करना बोध स्तर के लिए आवश्यक है। इसमें पूर्व स्मृति पर स्तर पर शिक्षण हो चुका है, इसके बिना बोध स्तर अच्छा। इसमें क्या होता है कि इससे पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका है, इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण हो गया, सिद्धांत हो गया तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा अपने को यहाँ अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक। चलो ये तो कुछ खास नहीं है, अब ये 2 अपन सारणियां देख लेते हैं फिर फिनिश करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या उद्देश्य,
मोरिसन बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान में क्या बताएगा, ये पद पढ़ लो फटाफट से। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण। अब यहाँ तो कुछ खास है नहीं, अब यहाँ के पद पढ़ लेते सिर्फ और सिर्फ। पद में क्या आता है, समस्या या परिस्थिति उत्पन्न करना और उपकल्पनाओं का निर्माण करना। देखो एस मतलब एस U3 ध्यान रखो, U3 समस्या उपस्थित करना, उपकल्पनाओं का निर्माण और उपकल्पनाओं का मनन करना और उपकल्पनाओं का परीक्षण करना, ये सारी बातें मेन तो यही अपने इंपॉर्टेंट। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे सामाजिक प्रणाली, इसमें शिक्षक का व्यवहार कैसा नियंत्रक होता है, वो दोनों सक्रिय होते हैं इसमें, और विचार प्रदर्शित होता है इसमें, बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा होती है इसमें, और मतलब ठीक ठाक है। और यहाँ पे क्या होता है, सामाजिक प्रणाली कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से खुला होता है, सबसे अच्छा होता है यहाँ पे। छात्र क्रियाशील स्वप्रेरित होते हैं, सामाजिक दृढ़ होता है, सहयोग है, सामाजिक संवेदनशीलता, सहानुभूति, ये सब पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और मूल्यांकन कैसे होता है, इसमें लिखित है, मौखिक है, निबंधात्मक है, वस्तुनिष्ठ है और स्पष्टीकरण विशेष पर बल दिया जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ देखते हैं देन फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से इसमें मूल्यांकन, अभिवृत्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मक, निबंधात्मक ऐसा होता है, ओके। देन पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो अब हम पढ़ लेते हैं पेज नंबर 18 से, फटाफट से देख लेते हैं कि पेज नंबर 18, 19, 20 और 21, 22 और थोड़ा सा 23 भी, ठीक है। तो इन पेजेस में क्या क्या गिवन है, लगभग 18 से लगा कर 23 तक, तो फटाफट से रीड कर लेते हैं ना। तो देखो जो हमने ज्ञान है, बोध है, स्मृति है, ये 3 स्तर पढ़े ना, स्मृति है, बोध है, चिंतन है, इन तीनों स्तरों में कंपेरिजन पढ़ने वाले हैं अब। ये वाला बिंदु, ये तो बिंदु है हमारे, यहाँ है स्मृति है, बोध है, चिंतन है, इन तीनों में कंपेयर पढ़ेंगे। फिर शिक्षण के प्रकार देखेंगे, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकारों को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के जो भी प्रकार है, कहाँ तक यहाँ क्रियात्मकता तक बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम स्तर के आधार पर देखेंगे, प्रणाली के आधार पर देखेंगे, स्वरूप के आधार पर क्या है शिक्षण के प्रकार, है ना, यानी पढ़ाई के प्रकार, पढ़ाने के प्रकार, टीचर जो करता है ना, टीचर का जो काम है पढ़ाना, ठीक उसी के प्रकार, शिक्षण के प्रकार। अब शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, फिर व्यवस्था के आधार पर, फिर शिक्षण उद्देश्यों को लिखने की कुछ विधियां होती हैं। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में, यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में। उसके बाद एक अच्छे शिक्षण के क्या गुण होते हैं, फिर विद्यालय की प्रभावशीलता के बारे में, यानी विद्यालय की कुछ परिभाषा आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं तीनों स्तरों का कंपेरिजन। कौन कौन से स्तर, ज्ञान, स्मृति है, बोध है, चिंतन है ना। तो इन तीनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानता है, फटाफट से देखिए। इसमें बिंदु है प्रवर्तक, स्मृति में हर्बर्ट है, मोरिसन है, हंट है। शिक्षण की प्रकृति इसमें होती विचारहीन, इसमें विचार मुक्त होती, इसमें पूर्ण विचार वाली होती। ये स्मृति, इसमें चीजें याद करते हैं, इसमें चीजें समझते हैं, इसमें चीजों पर चिंतन मनन करते हैं। उद्देश्य इसमें ज्ञानात्मक होता है, इसका बोधात्मक और प्रयोगात्मक दोनों होता है। इसका विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। इसकी पाठ्यवस्तु क्या होती है, तथ्यात्मक होती है, इसकी व्याख्यात्मक होती है, इसकी चिंतन से युक्त होती है। देखो ये सबसे निचला स्तर है पढ़ाई का, ये मिडल का है और ये हाईएस्ट लेवल का स्तर है पढ़ाई का। कक्षा का वातावरण ये निष्क्रिय रहता है, ये अनुष्ठानात्मक रहता है, अच्छा बुरा सब कुछ पता करते हैं इसमें। ये विवादास्पद रहता है, मतलब आपस में वाद विवाद करके चीजों को सीखा जाता है। ये अधिगम कैसा होता है, उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया मतलब कि कोई चीज देख के रिएक्ट करना। आपको मान लो छोटे बच्चों को आपने अनाराम है, ABCD है, गिनती है, कुछ पहाड़े वगैरह ये सब दिए, तो बच्चे उसकी फलस्वरूप क्या प्रतिक्रिया करेंगे, उनको याद करने की प्रतिक्रिया आपने दिया, बच्चे याद करके लाएंगे। पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, यहाँ फीडबैक वगैरह भी देना पड़ेगा आपको। आत्मनिष्ठता का नियम, यहाँ बच्चे खुद से याद करेंगे, यहाँ पे कोई बताएगा नहीं। अधिगम संरचना में क्या होता है, संकेत श्रृंखला और संबंध विभेद। अधिगम की जो संरचना है ना, एक टोलमैन के द्वारा संरचना बताई गई, या फिर एक हायरार्की बताई गई टोलमैन के द्वारा। पहले स्तर पे क्या आता है, दूसरे पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है, चौथे पे क्या आता है। तो उस श्रृंखला, उस हायरार्की का कौन सा पार्ट कौन से स्तर पर आता है, ये देखना हमको। संकेत श्रृंखला है, संबंध विभेद है, देने समस्या समाधान, ये सबसे हाईएस्ट पे आता है वहाँ पे भी, और तो यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट, ये सबसे नीचे स्तर पे आता है वहाँ पे उस हायरार्की में। तो यहाँ पे भी सबसे नीचे स्तर पे आएगा। ये कहीं बीच में आ जाता है, तो ये भी यहाँ बीच में संबंध विभेद है। उसमें हायरार्की में 8 पहलू है ना, कि सबसे पहले संकेत आएगा, फिर कुछ शाब्दिक श्रृंखला है, फिर ऐसा कुछ, मतलब बहुत से पहलू आते हैं। अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन सबसे नीचे संकेत आता है और सबसे लास्ट में समस्या समाधान नहीं आता है। अब देखो युक्तियां, यहाँ व्याख्यान है, यहाँ प्रश्नोत्तरी, यहाँ वाद विवाद है। यहाँ व्याख्यान के द्वारा आप बच्चों को याद करवाओगे, या प्रश्नोत्तर वाद विवाद के द्वारा बच्चों को आप बोध यानी समझाओगे, और वाद विवाद के द्वारा बच्चों को चिंतन मनन कराओगे कोई भी टॉपिक लेकर के, किसी भी टॉपिक पर। अभिप्रेरणा यहाँ बाह्य होती है, या बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की होती है। यहाँ आंतरिक होती है, यहाँ पर इंटरनली मोटिवेटेड होता है, यहाँ दोनों तरीके से, और यहाँ सिर्फ बाह्य एक्सटर्नली। बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता स्मृति का, जबकि प्रत्येक संबंध होता है, समझने का संबंध तो बुद्धि से है। मौलिकता, देखो जो चिंतन है उसका संबंध तो क्रिएटिविटी से, और अगले पायदान पे पहुंच गए थोड़ा सा। यहाँ पे बुद्धि नहीं है, यहाँ पे बुद्धि है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी है। परीक्षण क्या है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ तरीके से आप माप सकते हो मेमोरी को, यहाँ पे भी बोध को भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से माप सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के थ्रू अपन चिंतन को माप सकते हैं। परीक्षण की जांच अनुभव उत्तरमाला से मिलाए गए हैं। अच्छा, मिलाए गए ना, छात्रों के अनुभव का क्षेत्र दूसरे शब्दों के प्रयोग पर दिया गया है। यहाँ पे उत्तरमाला से मिलाओगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को।
यहाँ पे आप बच्चों के दूसरे शब्दों का प्रयोग भी कर सकता है। कोई चीज आपने समझा दी तो बच्चा अपने शब्दों में तो लिख सकता है, तो यहाँ पे दूसरे शब्दों का प्रयोग होगा। परीक्षण की जांच आपको मतलब थोड़ा समझ एज इट इज नहीं कर सकते, एक्यूरेट नहीं चेक कर सकते आपके इसमें जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा होना चाहिए, थोड़ा समझ के आधार पर करना होगा, खुद की समझ के आधार पर चेक करना होगा कि अगर बच्चे ने आंसर सही लिखा तो नंबर पूरे मिलेंगे। नियम को पर्याप्तता के उपयुक्त डाटा को व्यवहारिक हल के लिए उन्नत किया जाता है। यहाँ कुछ डेज समझो ना, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। नियम को पर्याप्तता के उपयुक्त डाटा को व्यवहारिक, चलो थोड़ा सा रीड कर लिया बस, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के प्रकार, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रशिक्षण लेकर अनुदेशन तक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये वर्गीकरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखो, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण 3 तरीके का हो सकता है, मतलब पढ़ाना, टीचिंग 3 तरीके का हो सकती है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण 3 भागों में बांटा जा सकता है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। या तो आप कुछ सीखोगे, बुकिश नॉलेज लोगे, यहाँ पे कोई फीलिंग है, इमोशन है, संवेग है, ये सब सीखोगे। यहाँ पे आप साइकोमोटर यानी गति सीखोगे। इसका प्रतिपादन बेंजामिन B.M. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में किया था। ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन क्या है? ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। पहले ज्ञान करते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसको प्रयोग में लाते हैं, फिर विश्लेषण, उसकी कमियों और अच्छाइयों को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उनको सिंथेसिस करते हैं, एक एकीकृत तरीके से देखते हैं कि इसमें कमियां भी अच्छाई हैं, तो मुझे मतलब ये होलिस्टिक अप्रोच से देखना है उसको। उसके बाद ये जांचना कि इसमें कमी भी अच्छाई भी है, तो मैं क्या डिसीजन इस्तेमाल करूँ नहीं करूँ फोन का, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं सीखने की उपलब्धि क्या होती है। ज्ञान में क्या होता है? विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान है, साधनों का ज्ञान है, सार्वजनिक वस्तु, मतलब कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए। ज्ञान यानी खाली नॉलेज होना कि मान लो फोन नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बात हो जाती है। परिभाषा देना, कहना, पहचानना, चुनना, नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, दोहराना, प्रदर्शन, विज्ञान, रेखांकित, कुछ मापन करना, मिलान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा निकाल डालते हैं। मापन करना, मिलान करना। उसके बाद बहुत यानी थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए फोन कैसे लगाते हैं, फोटो कैसे खींचते हैं, यूट्यूब कैसे चलाते हैं, गूगल कैसे चलाते हैं, ये पता होना चाहिए। अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना, भाग करना। इसमें क्या क्या था? व्याख्या करना, सारण देना, अंतर बताना, उदाहरण देना, पूर्ण लिखना, बदलना, समीकरण करना, अनुमान लगाना, उचित सिद्ध करना, संकेत देना, विज्ञान करना, प्रतिनिधित्व करना, अपने शब्दों में बताना। और यहाँ प्रयोग में क्या था? अब आपको आता तो ये तो पता है कि फोन लगाते कैसे, फोटो कैसे खींचते वगैरह, लेकिन आपको एक्चुअली में करना भी आना चाहिए। सिर्फ शाब्दिक तौर पे नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर आपको आनी चाहिए चीजें। तो नियमों सिद्धांतों का सामान्यीकरण कर लेना, निदान कर लेना, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना। देखो प्रयोग करना आ रहा है यहाँ पे, तो चयन करना है, छाटना, पाना, प्रदर्शन करना, दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, रचना करना, खोजना, विश्लेषण करना, तैयारी करना, परिवर्तित करना। उसके बाद मध्य स्तर में क्या होता है? मध्य स्तर विश्लेषण करना, चीजों को अलग अलग तरीके से देखना कि ये कैमरे का काम है, ये गूगल का काम है, ये यूट्यूब का काम है, ये गैलरी का काम है, इस तरीके से ये टोर्च का काम है। ये तत्वों को विश्लेषण करना और संबंधों को विश्लेषण करना, व्यवस्थित सिद्धांतों को विश्लेषण करना। तो सब में विश्लेषण। यहाँ क्या आएगा? विश्लेषण करना, प्रतिक्रिया करना, उदाहरण देना, संकेत करना, संबंध स्थापित करना, बचाना, विविधीकरण करना, आलोचना करना। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार अब ये भी पूछ ले तो ठीक है ना, लेकिन ये तो नहीं पूछा जा सकता, थोड़ा सा अपन बस निगाह डाल। संश्लेषण में क्या होता है? अब आपको कंपेयर करना है, उनको एक पहलू पर लाकर देखना है कि ये इस्तेमाल है गूगल का, ये गैलरी का, ये है फोटो का, ये है मेमोरी का इस्तेमाल ये होता है ना। इसमें अपन सॉन्ग वगैरह रख सकते, कुछ भी रख सकते, सुन सकते हैं। आपने सबको एक पहलू पर रखा, एक लाइन पर रखा, इसको कहते हैं संश्लेषण करना, एक साथ रख के देखना। अद्भुत संश्लेषण, योजना बनाना, अमूर्त संबंध खोजना, है ना, संबंध खोजना उनमें। योग करना, पुनः व्याख्या करना, सारण देना, पुनः लिखना, मिलाना, सृजन करना, प्रारूप तैयार करना, विभाजित करना, संकेत करना, संगठित करना, वर्णन करना, सब आते हैं। मूल्यांकन में क्या आता है? आपने एक पहलू पर रख के देख लिया, अब देखोगे आपको इसका उपयोग करना है कि नहीं करना है, आपको आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। मूल्यांकन में क्या है? आंतरिक साक्ष्यों द्वारा निर्णय लेना, बाह्य साक्ष्यों द्वारा निर्णय लेना, अवगत करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, आलोचना करना, सारण देना, उचित ठहराना, व्याख्या करना, निर्णय लेना, निर्धारण करना, मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें इसमें आती है। देखो भावनात्मक वाला थोड़ा ब्लैंक है यहाँ पे, है ना, तो इस वजह से अपन भावनात्मक नहीं देख पाएंगे। यहाँ पढ़ेंगे क्रियात्मकता के बारे में। भावनात्मक पक्ष रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य तथा श्रमिकों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या करता है। ब्लूम द्वारा इस भावनात्मक पक्ष के उद्देश्य देखो यहाँ गिवन है ही नहीं, है ना, थोड़ा ब्लैंक आ गया, यहाँ से पढ़ते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र मनोगत्यात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? तो मनोगत्यात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? 1 मिनट रुकेंगे ना, फिर कंटिन्यू करते बस 1 मिनट। हाँ, तो देखो ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा, वहां पे भी 6 थे। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, चौथा है प्रात्यक्षिकरण योग्यताएं, और पांचवा है कौशल युक्त अंग संचालन, और छठा है सांकेतिक संप्रेषण। अब देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सहज क्रियात्मक अंग संचालन में क्या आता है? सहज क्रियात्मक अंग संचालन में बच्चा अपने चारों ओर फैले किसी उद्दीपन के संपर्क में आता है, तो वह कोई ना कोई प्रतिक्रिया अनजाने में ही करता है। जैसे हाथ पर चीटी रेंगते गिरते ही क्या करते हैं? हाथ झटक देते, जैसे काटना हो गया, झटका देना हो गया, ढीला करना हो गया, छोटा करना हो गया, मतलब जो अचानक से हो जाती है। पाँव में कांटा चुभते ही पाँव की तरफ चला जाना, आंखों में कुछ गिरते ही आंख की तरफ हाथ चला जाना, ये सब। आधारभूत अंग संचालन, किसी प्रकार का आदेश मिलने पर अंग संचालन करना आधारभूत अंग संचालन करता है। हमें कहा गया मान लो पीटी परेड करो, प्रेयर करो, हाथ जोड़ो, तो आदेश मिलने पर काम करना, उछलना, कूदना, पकड़ना, रेंगना, पहुंचना, दौड़ना, ये सब। शारीरिक योग्यता क्या है? अंग संचालन क्रिया को करने के लिए काम करने की क्षमता को बढ़ाना, एक्सरसाइज, योगा, ये सब आता है, क्योंकि आपको अंग संचालन करना है, किसी के कहने पर हाथ में मूवमेंट करना है, तो हाथ अच्छे से काम करना भी तो चाहिए, तो योगा एक्सरसाइज वगैरह आएगा। शारीरिक योग्यता में क्या है? शुरू करना, सहन करना है। सहन करना मतलब योगा एक्सरसाइज 1 घंटा तक करोगे, सहन तो करना ही रहता है। मतलब सहन तो क्या,
आपका शरीर मजबूत बनता है, उसे सहन करना है, झुकना है, व्यवहार करना है, सुधारना, रोकना, टुकड़े करना आदि। प्रत्यक्षीकरण योग्यता में क्या था, प्रत्यक्षीकरण योग्यता में बच्चों के ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के सामंजस्य पर निर्भर करती है। मतलब कि आप आंखों का और हाथों को कोऑर्डिनेशन बिठाओ तब जाके लिख पाओगे। आंखों पट्टी बांधते तो अच्छे से नहीं लिख पाते ना, तो ये सब। हाथ बांधते तो किसे लिखो, खाली आंखों से तो नहीं लिख पाते, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी। वो वातावरण में फैले उद्दीपक को पहचानने तक समझते उसके साथ समायोजन करने में सफल होता है। जैसे उदाहरण के लिए सुनकर पहचानना, स्मृति, आपके दिमाग में कुछ चित्र बन रहा है उसको कागज पर उतारना, स्मृति चित्रण करना है, लिखना है, फेंकना आदि। क्वेश्चन लिखते संचार में क्या था, कोई भी स्किल वगैरह, टाइपिंग वगैरह सीखना, नाव चलाना सीखना, स्कूटी चलाना, बाइक सीखना, ये सब। तो क्वेश्चन क्या था, अभ्यास के किसी काम को नृत्य करना, खोदना, चलाना, गोता लगाना, नाव ही देना, निशाना, ये सब। सांकेतिक संप्रेषण मतलब संकेतों के द्वारा किसी को बताना कि गुस्सा आ रहा है, कि प्यार आ रहा है किसी पर, तो है ना ये। और बिना बोले भाव को प्रदर्शित करना, जैसे नकल उतारना, भाव भंगी चित्रांकन करना, मुस्कुराना, चिढ़ाना, ये सब। अब क्रियात्मक पक्ष के क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक उद्देश्य के क्षेत्र कौन सा होता है। क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। क्रियात्मक पक्ष प्रमुख स्तर कौन सी है, उद्दीपन कार्य करना। आपने साइकिल देखी तो आप साइकिल को चलाने लगे, उसको नियंत्रित करने लगे, उसमें संयोजन बिठाने लगे, तो स्वभाव में उतर कर आपकी आदत बन गई। आपने उद्दीपन देखा, देखो ऐसे ध्यान रखो, आपने कोई उद्दीपन देखा, वो कार्य करने लगे, उसको मतलब साइकिल की ओर चल पड़े आप उसको चलाने के लिए। लास्ट में धीरे धीरे आपके स्वभाव में आ गई वो बातें, और मतलब स्वभाव में आ गया साइकिल चलाना, फिर आपकी आदत का निर्माण हुआ। इसके ऊपर दो ध्यान रखेंगे कि जब आप उसको चलाने गए ना तो उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर, जैसे कि अपन बिगड़े घोड़े को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वैसे नियंत्रित करने की कोशिश करना, संयोजन करना, मतलब अभी फैमिलियर हो रहे हो इन दोनों पॉइंट में साइकिल से। अभी आ जाओ, सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्य को ब्लूम की तरह 5 स्तरों पर बांटा। देखो 2 व्यक्तियों के अनुसार देखा है इसमें क्रियात्मकता में, एक तो ब्लूम के अनुसार, एक सिम्पसन के अनुसार देखेंगे बांटा है, जिनका वर्णन निम्न सारणी में किया गया। तो सिम्पसन का क्या वर्गीकरण, एक तो पहले क्या था, प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था देता है, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्य प्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया देता है। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण क्या था, वर्णात्मक स्तर। ये थोड़ा सा ये तो पूछ तो नहीं सकती ये वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे। प्रत्यक्षीकरण में क्या था, वर्णात्मक स्तर, संक्रमण काल की स्थिति, व्याख्यात्मक स्तर, इसमें निर्माण करना, चित्र बनाना आदि। और व्यवस्था क्या था, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सहयोगात्मक स्तर, प्रारूप तैयार करना, बनाना आदि। और निर्देशात्मक अनुक्रिया में क्या था, जटिल कौशल वाली क्रियाओं पर बल देना और यहाँ पे पहचानना, स्थापित करना। और कार्य प्रणाली में क्या था, आत्मविश्वास व कौशल का विकास करना और उपयुक्त क्रियाओं में सहयोग और मरम्मत करना तथा अभ्यास करना। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया में क्या है, और क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर और जटिल कार्य करने की क्षमता और कौशल का विकास है, जोड़ना, सृजन करना, बदलना, पता लगाना, ऐसा बात है इसमें। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था करना, PNE पवन कार्य। देखो क्या है, पवन कार्य, पवन काम तो अच्छा करता है, पवन नाम का कोई बच्चा है वो काम अच्छा करता है, होमवर्क अच्छा करके लेता है, मतलब पवन। इसे प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था करना, क्या निर्देशात्मक अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्स, कैसे क्या कठिन कार्य, जैसे जटिल अनुक्रिया रेस्पॉन्स। शिक्षण के उद्देश्यों के यहाँ तक पढ़िए हमने। शिक्षण के स्तरों के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। एक तो है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, पहले पढ़ चुके डिटेल से। अब शासन प्रणाली के आधार पर एक तो होती है एकतंत्री होती है, एक लोकतंत्र होती है, हस्तक्षेप रहती है। और शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण कितने तरीके का होता है, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण सामान्यतः 3 तरह के हो सकता है, वर्णात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक। ठीक है, अब बस ये थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर आज के सेशन को हाँ मतलब ये हमारा जो 20 मिनट का सेशन है फिनिश हो जाएगा। फिर अपन लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, 40 मिनट में पढ़ेंगे अधिगम सेशन। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, मेरे पास समय है अभी अच्छे से 7-8 मिनट और 20 मिनट में, है ना। देख लेते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के आधार पर शिक्षण निम्न के 3 पदों में विभाजित हो सकता है। कौन कौन से, प्रस्तुति करने, प्रदर्शन, कार्य। कौन, पीके मूवी देखिए ना, तो पीके ट्रिक से ध्यान रखो, प्रस्तुतिकरण करना, प्रदर्शन करना, कार्य करना। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरुपचारिक। कौन से शिक्षण के भाग है, औपचारिक है, अनौपचारिक, निरुपचारिक। फॉर्मल अनफॉर्मल तो जानते ही, नॉन फॉर्मल तो जानते थे, इनफॉर्मल जानो। तो शिक्षण उद्देश्य को लिखने की विधियां देखो, तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, एक होती है सामान्य विशिष्ट। आप कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप पहले उद्देश्य लिखते हो कि इससे बच्चे ये सीखेगा, इससे बच्चे ये सीखेगा। तो यही उद्देश्य को लिखने की विधियां होती है। एक तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, बोधात्मक लिखोगे, ज्ञान में ये प्राप्त करेगा, क्रिया में ये करेगा, भाव में ये सीखेगा, मतलब भावनात्मक में। एक होते सामान्य उद्देश्य जो जनरल होते हैं, कुछ विशिष्ट स्पेसिफाई होते हैं ना। विशिष्ट उद्देश्य जो हमने देखे थे अभी, विशिष्ट सिद्धांत देखे थे हालांकि वो तो। शिक्षण उद्देश्य को लिखने की विधियां होती है, एक तो होती है रोबोट मेगर विधि। इसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखा जाता है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक उद्देश्य को वर्गीकरण और उद्देश्य को इस तरीके से लिख सकते हो मेगर के अनुसार। मिलर के अनुसार देखो, मिलर के अनुसार क्रियात्मक भी लिख सकते हो। उन्होंने मतलब भाग गया मन को, है ना। तो भाग गया, भावनात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक और ज्ञानात्मक इन्होंने बता दिया, तो क्रियात्मक अपने मिलर ने बता दिया, है ना। मेगर मिलर ने दोनों मिलकर ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक तीनों कंप्लीट कर दी। वही ग्रोनलून ने सामान्य विशिष्ट, ये जो जनरली होता है ना, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, तो इस तरीके से बांटने वाले ग्रोनलून थे। और वहीं अपने विधि, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों को लिख के जानना, RCEM विधि, ज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों को लिख कर जानना। और डॉक्टर दवे भारतीय विधि है और इसकी प्रक्रिया पर बल देते हैं। विशेष शिक्षण के प्रकार देखो, ये क्या, RCM विधि, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों को लिख के जानना। अच्छा, मतलब ये कोई तीसरा तरीका है जिसमें अपन ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक इन तीनों तरीके से उद्देश्य को लिखते हैं। वो विधि का नाम है RCEM विधि, ज्ञानात्मक। हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुरूप शिक्षण, यथार्थ शिक्षण में क्या होता है, इसके प्रयोग। अनुरूप शिक्षण मतलब क्या होता है, यथार्थ यानी वास्तविक परिस्थितियों में छोड़ करके आपको सिखाना।
प्रयोग करा कि अकुंठा वाली स्थिति में छोड़ देना। और देखो नार्सिस कैंप देखे, वहां पे हिटलर ने बहुत सारे लोगों को नरसंहार करा था। छोटे छोटे से घरों में उनको बांध दिया था, छोटे छोटे घरों में उनको ठूस ठूस रखा जाता था, खाना पानी भी देते थे और ऑक्सीजन भी नहीं मिलती थी, वहां हवा भी नहीं आती थी। और इस तरीके से बहुत सारे उनको नार्सिसियों को मारा उन्होंने, हिटलर ने। तो उसको क्या कहते हैं, अगर ऐसी स्थिति में एक आपको रखा जाए तो आप क्या बिहेव करोगे, मतलब जिंदगी से हताश हो जाओगे या अभी भी आप होप रखोगे कि हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं। ऐसी एक व्यक्ति थे, उन्होंने किताब लिखी थी बढ़िया सी कि खुशी आप ही के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब खुशी पे थी कुल मिलाकर कि ऐसी स्थिति में भी इंसान चाहे तो खुश रह सकता है, क्योंकि हमसे सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन हमारे विचार हमसे नहीं छीने जा सकते। हम मन में क्या सोचते हैं ये नहीं छीना जा सकता, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं नहीं छीना जा सकता, हम खुश रहने का जरिया ढूंढ सकते हैं ये नहीं छीना जा सकता। आपके विचारों को शुद्ध रख सकते हो, आपने किसी ने आपके साथ बुरा किया है ना, तो आपको मतलब आप बहुत झटके में चलेगा कि ऐसा उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन अच्छा एस्पेक्ट भी तो देख सकते हो कि ये चलो अच्छा हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि इस व्यक्ति की सच्चाई ये थी, ये भी तो सोच सकते हो ना। तो मतलब हर पहलू में आप अच्छा देख सकते हो, हर पहलू में, इवन हर पहलू में, मतलब बुरे से बुरे वक्त में भी आप कोई ना कुछ में अच्छा ही खोज ही सकते हो। मान लो किसी, देखो एक बढ़िया सी कहानी सुनाती है। एक बार क्या होता है कि एक पति पत्नी आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे, बहुत ज्यादा। उसमें से पत्नी एक्सपायर हो जाती है तो पति एकदम बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर मारा मारा फिरता है, समझ नहीं पाता है कि वो जिंदगी को संभाले कैसे। मतलब वो बिखरी बिखरी जिंदगी लगने लगती है उसको, सब कुछ हताश, सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगता है उसको, मतलब जिंदगी से अब कोई भी मोह नहीं रहा था, वो भी मरना चाह रहा था। वो इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया, इतना उदास। एक बार साधु महात्मा के पास जाके, एक साधु संत से मिलकर जाके मिलता है, कहता है कि मतलब मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मर तो सकता नहीं, मरना मुझे ठीक भी नहीं लगता, तो मैं जिंदगी को कैसे काटूं, मैं नहीं जी सकता, अपनी पत्नी के बिना मैं कभी नहीं रह सकता। तो उसने कहा कि पहले तो उसने बहुत परेशान, मतलब वो साधु भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या बताऊं मैं इसको, जीवन की एक होप कैसे दूं मैं इसको कि जिए आगे अच्छे से जिए। तो उसने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी से इतना प्यार करते हो, तो क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना प्यार करती थी। तो उसने कहा बिल्कुल, वो मुझ पर जान से लगती थी, मतलब वो मेरे बिना तो कभी खाना ही नहीं खाती थी। हम दोनों में इतना प्यार था कि हम एक दूसरे के कहे बिना एक दूसरे की बात समझ जाते थे। बहुत लगाव था हम दोनों में एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे के प्रति सम्मान था, डेडिकेशन था, है ना। तो अपनापन था बहुत ज्यादा, जैसे ईश्वर का भक्त से होता है इस तरीके का अपनापन था हम दोनों में। तो उसने कहा कि एक मिनट सोच के देखो, अगर तुम दोनों में इतना अपनापन था, इतना लगाव था, तो अगर तुम्हारी पत्नी के रहते अगर तुम एक्सपायर हो जाते तो क्या तुम्हारी पत्नी सर्वाइव कर पाती। ये बात सुन के उस पति का पूरा माइंडसेट बदल गया। अरे हाँ, अगर मैं पहले एक्सपायर हो जाता तो मेरी पत्नी तो बिल्कुल पागल हो जाती। मैं तो थोड़ा सा बावला हूँ, मेरी पत्नी तो सह ही नहीं पाती, वो तो इस दुख से ही मर जाती। अच्छा हुआ कि वो पहले एक्सपायर हुई, मतलब मुझे जीता हुआ देख के वो एक्सपायर हुई, है ना, समझे। तो आगे पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो हर स्थिति में आप ढूंढ सकते हो अच्छा ही देखना चाहो तो। अनुरूपण यानी यथार्थवाद प्रयोगवाद में करता 1966 में क्रशशेंक ने कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। बस फटाफट से फिनिश करते हैं, तो देखो 4 मिनट और यहाँ तक पहले फटाफट से। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है कि शिक्षण चक्र में शिक्षण है, पृष्ठ पोषण है, पुनः पाठ नियोजन करना, पुनः शिक्षण तथा पुनः पृष्ठ पोषण के 5 पदक्रमों को मिलाकर एक चक्र सा बन जाता है। कौन से चक्र आते हैं, कौन चीजें आती है और ये चलता रहता है, इसको चक्र कहते हैं शिक्षण चक्र। सबसे पहले पाठ योजना बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, आलोचना करते हैं, फिर योजना बनाने लग जाते हो। ठीक है, आपने लेसन प्लान बनाया, पढ़ाने चले गए, आपकी बुराई करी, फिर आपने बनाया, फिर वो केवल चलता रहता है। अब यहाँ देखो इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था 1961 में, और एचिसन, ब्रूश और एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रण रूप में संकुचित अध्यापन क्रम प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को 5 छात्रों को छोटा सा पाठ पढ़ाना होता था। अध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निर्वहन करता था। भारतवर्ष में 1974 में लगभग 10 साल बाद, लगभग कह रही हूँ ना 12 साल बाद, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासित तथा शानित किया था। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि जिसमें छात्र किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को एक संप्रदाय बढ़ाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में सर्वप्रथम छात्र अध्यापकों को किसी शिक्षण कौशल के विषय में भलीभांति बताया जाता है, फिर प्रदर्शन द्वारा उसे स्पष्ट किया जाता है। भारतवर्ष में विशेष रूप से एनसीईआरटी तथा सीएएसई तथा इंदौर विश्वविद्यालय में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं अच्छे शिक्षण के गुण क्या होते हैं। ये तो कुछ खास नहीं, बस ये कोटेशन पढ़ाते हैं। जोड़ क्या कहते हैं, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, अभी तो ये कला है, तो हर कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं कोटेशन, उसके बाद ये गुण देख लेंगे, समय बचा तो। विद्यालय की प्रभावशीलता के बारे में, ठीक है, 20 मिनट्स में भी है। तो टिबिनन क्या कहते हैं, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग होते हैं, जिसका नन और अंग, देखो न आ रहा नहीं यहाँ पे, बिंदी का मतलब क्या था, न, तो न यहाँ पे एक, न यहाँ पे 2, ऐसे ध्यान रखो। और जिनका कार्य आध्यात्मिकता को बढ़ाना होता है, ऐतिहासिकता को निरंतरता को बनाए रखना, भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित करना, भविष्य की गारंटी देना। जॉन डीवी क्या कहते हैं, विद्यालय एक विशिष्ट माहौल है। डीवी जहाँ आप टीवी देखते हो ना, वहाँ एक विशिष्ट माहौल फिजा बन जाती है। मान लो कोई सॉन्ग चल रहा है तो फिजा बन जाती है ना, जहां बालक के वांछित विकास के लिए विशिष्ट क्रियाओं की शिक्षा दी जाती है। और मुदारे नायक क्या कहते हैं, 1952 में घटित है, और राष्ट्र को एक विद्यालय सौंदर्य प्रदान करना चाहिए और वहां प्रेरणादायक वातावरण, यानी दादाजी क्या कहते हैं, आपको ना देश को विद्यालय देने चाहिए, मतलब विद्यालय बनाने चाहिए। दादाजी कहते हैं, मुदा दादा, है ना। और
और रोज क्या कहते हैं, विद्यालय सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि वे अच्छे बच्चे तैयार कर सके, प्रभावी बालक तैयार हो सके वहाँ पे, ये रोज कहते हैं, है ना। ऐसे बच्चे तो सबको रास आ जाए, ऐसे बच्चे बनने चाहिए विद्यालय में। बालकृष्ण क्या कहते हैं, राष्ट्र की प्रगति का निर्माण संसद विधायिका तथा फैक्ट्री पर नहीं बल्कि विद्यालय पर निर्भर करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जॉन डीवी क्या कहते हैं, विद्यालय चार दीवारी, डीवी और दीवारी, डीवी दीवा लगभग टीवी दीवार, मतलब टीवी कहाँ रख रखी है अपने, चार दीवारी मतलब कमरे के अंदर रख रखी है। भीतर बृहद समाज का प्रतिबिंब होता है, एक सरल तथा उत्तम समाज को होता है। स्कूल शब्द स्कूल से बना है, लिटिल शब्द इसका मतलब अवकाश होता है। कोई स्कूल का मतलब ही क्या होता है, छुट्टी। अब यहाँ देखो प्रभावशाली विद्यालय की क्या विशेषता है, तो इससे तो बढ़िया हम एक टीचर की ये देख लेते हैं। चलो पढ़ ही लेते हैं कि पर्याप्त मान्यता, भौतिक संसाधन से तो लोकतांत्रिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, विधियों को प्रयोग, राजनीतिक व नैतिक हो गया तो कंप्लीट, और राष्ट्रीय व नैतिक व चरित्र के विकास पर बल हो, बालकों को घर व समाज से जोड़ने पर बल दे, नागरिकता की शिक्षा आत्मानुशासन पर आधारित हो, और बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना विकास और लोकतांत्रिक नेतृत्व, व्यवहारिक शिक्षा हो, जीव को जिंदगी क्षमता का विकास, विकास बल दे, समाज पर बल दे करके सीखने में बल दे। अब थोड़ा समय तो ये फटाफट से देख लेते हैं। जोड़ देखो, एक संवेगात्मक गुण होने चाहिए टीचर में, ज्ञान संबंधित गुण होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए। तो बेसिकली तो बहुत सरल से चूंकि अपने ये पेज कवर हो रहे तो इसमें आने वाले अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो अपन क्वेश्चन आंसर नहीं देखने पर इसमें कंप्लीट हो रहे तो देख लेते, इस पेज में हो रहे तो देख लेते हैं। 5 योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाव वो कौन है, हर्बर्ट है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं, अज्ञात शिकायत की और कोई सूत्र नहीं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है, चिंतन उद्देश्य, प्रकार का नहीं है, उद्देश्य के आधार पर, ज्ञानात्मक भावनात्मक, हाँ ये नहीं। और देखो ज्ञानात्मक भावनात्मक तो है, चिंतन के आधार तो ये अपने बोध के उसके आधार पर है ना, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर स्मृति बोध चिंतन, ये किसके आधार पर पूछ रही है, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, ये है ना किसके आधार पर फिर ज्ञान, हाँ ये चिंतन विंतन नहीं है, सही कह रहे। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर कौन सा होता है, मूल्यांकन, जानते अपन ज्ञान का, है ना। ब्लूम ने दी टेक्सोनोमी शिक्षण प्रक्रिया में, अगर बस चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या देखना था, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, और परिस्थिति उत्पन्न करना, पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, परिस्थितियां बनानी चाहिए, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, आगमन विधि का पद नहीं है, प्रस्तुतिकरण, पाठ्य योजना का दूसरा पद कौन सा आता है, हर्बर्ट का प्रस्तुतिकरण है, सीखने तो अच्छे सुलभ करता, एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो मोटा मोटी हमने जान लिया। तो ये था हमारा सेकंड स्लॉट। अब मिलते हैं हम थर्ड लेसन के साथ, अधिगम के साथ।